ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया। हाँ, तो वही मैं बता रहा था कि जब भी तुमको कोई भी सूडो क्लास यूज़ करनी होती है तो तुम पहले अपने सेलेक्टर का नाम लिखोगे, इसके बाद में एक कोलन लगाओगे और फिर तुम्हें जो भी सूडो क्लास यूज़ करनी है। अब यहाँ पे तो तुमको बहुत सारी क्या कहते हैं सजेशंस आ रहे हैं। इतना मतलब जो मेन चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो देखो, इतनी सारी तो किसी को याद नहीं होती। अब हवर करना है, हवर करना बेसिकली यही होता है जब मैं उस बटन के ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इस बटन के ऊपर जा रहा हूँ तो इसको हवर करना बोलते हैं हम। तो इसके लिए हमने हवर ये वाले ये सूडो क्लास यूज़ करी और मैं इसको बोलता हूँ कि जब मैं हवर करूँ तो मेरा बैकग्राउंड कलर हो जाए ग्रीन, ठीक है, ऐसा कुछ हो जाए मेरा बैकग्राउंड कलर। और मैं कहता हूँ कि मेरा टेक्स्ट कलर हो जाए वाइट, ठीक है। बॉर्डर मैं ऊपर भी हटा देता हूँ क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। तो मैंने बॉर्डर हटा दिया। अब देखो, अब मैं इस पर हवर करूंगा तो मैं क्या उम्मीद कर रहा हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाना चाहिए और टेक्स्ट कलर वाइट हो जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो, मैं इस पर हवर किया तो क्या हुआ, जो मैंने स्टेट में लिखा था, मतलब मैंने उसको पहले ही बता दिया था कि इस स्पेशल स्टेट में इसकी प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए, तो वो चीज़ होगी ना। तो अब तुम किसी बटन पे जा रहे हो और तुम उस पर क्लिक कर रहे हो, कुछ नहीं हो रहा, जबकि तुम किसी बटन पे जा रहे हो और कोई ऐसा इफेक्ट आ रहा है, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हारा यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा कर रहा है, ठीक है। अब इसकी एक दो प्रॉपर्टीज़ और हो सकती हैं, जैसे कि तुम देख रहे हो कि अभी मैं इस पर जा रहा हूँ तो क्या हो रहा है कि ये बिल्कुल इमीडिएट चेंज हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि इसमें थोड़ी सी ट्रांजिशन आए, थोड़ा सा एनिमेशन वाला इफेक्ट आए, तो उसके लिए ट्रांजिशन नाम की ये प्रॉपर्टी होती है। इस पर तुम टाइम देते हो कितने टाइम तक मतलब वो वाली ट्रांजिशन होनी है। तो मैं 0.3 सेकेंड लिखता हूँ, तो अब देखना, अब ये उतना रैपिड नहीं था ना। अगर तुमको डिफरेंस नहीं दिख रहा तो थोड़ा टाइम बढ़ा देते हैं क्योंकि टीम्स में 15 FPS वाला सीन है। अब देखो, मैं इस पे जा रहा हूँ तो कितनी धीरे 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 कलर चेंज हो रहा है, पूरे 5 सेकंड के बाद में पूरा हवर इफेक्ट दिखा तुमको, है ना। तो यहाँ पे तुम टाइम सेट कर सकते हो। ऑब्वियसली 5 सेकंड अच्छा टाइम नहीं होगा सेट करने के लिए, बट ये चीज़ तुम्हें दिख रही है ना कि ट्रांजिशन से तुम टाइम सेट कर सकते हो अपनी इस एनिमेशन का। समझ आ रही है ये हवर वाली चीज़ अभी? यस सर। यस सर। मतलब सूडो क्लास का तुम्हें फॉर्मेट सिंटैक्स समझ आ गया होगा और उसके बाद में बस नॉर्मल स्टाइलिंग करनी होती है। तो जिस भी सूडो क्लास को यूज़ करोगे तुम, उस स्टेट में वो वाली स्टाइलिंग लग जाएगी, ठीक है। अब तुम देखो, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो क्या हो गया, एक आउटलाइन आ गई, ठीक है। मैं इस आउटलाइन को हटाना चाहता हूँ, तो इसको मैंने क्लिक किया, इसका मतलब है मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ। तो मैं इस पर फोकस नाम की सूडो क्लास यूज़ करूँगा, ठीक है। और अब मैंने फोकस पे आउटलाइन कर दी नन, मतलब फोकस पे आउटलाइन ना आए। तो इस बार मैं गया इस पे और मैं क्लिक कर रहा हूँ पर कुछ नहीं हो रहा है ना, तो फोकस नहीं हो रही। ये वाली चीज़ क्लियर हो रही है अब तो सबको कि मतलब सूडो क्लास का क्या यूज़ है या कहाँ यूज़ हो रही है? सर स्क्रीन बहुत लैग कर रही है सर, एक बार ये फिर से समझाता हूँ। स्क्रीन लैग हो रही है क्या? हाँ सर, आपने जब फोकस का सब कुछ बोल दिया था उसके बाद वो लिखा यस है सर, फोकस से हो रहा है। ठीक है, तो अभी मेरा बटन मेरा माउस कहाँ पे दिख रहा है, हवर पे दिख रहा है या नहीं दिख रहा बटन के ऊपर मतलब? सर अभी मिनिमाइज हो नहीं। गया। ठीक है, जब आए हो वहाँ पे उस पॉइंट पे तब बताना, पर वो डिले तो चलता ही रहेगा आई गेस। स्क्रीन ऑफ करके जल्दी से शेयर करता हूँ। सर अभी गया हवर पे। हाँ, रुको रुको, जल्दी से फिर से शेयर करता हूँ। जब फिर से स्क्रीन दिखने लग जाता बताना, हाँ। दिख गई सर स्क्रीन। दिख रही है सर, दिख दिख रही रही है है। ना? दिख रही है सर। हाँ, दिख तो रही है अब सर। देखो, बेसिकली मैं ये फोकस वाली चीज़ पहले कमेंट करता हूँ। तो अब तुम देखो कि जब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ तो हवर वाला इफेक्ट तो दिख रहा है तुमको, पर जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो एक बार आउटलाइन आती दिख रही है तुमको, ये वाली। तो ये आउटलाइन क्या, अब जब मैंने इस पर फोकस किया तो ये आउटलाइन इसकी बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होगी जो पहले से मतलब लगी होती हैं कुछ प्रॉपर्टीज़। तो उस प्रॉपर्टी में ये आउटलाइन लगी हुई है, पर मुझे ये आउटलाइन नहीं चाहिए क्योंकि मेरे को ये आउटलाइन अच्छी नहीं लग रही। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक फोकस नाम का यूज़ करूँगा मैं अपनी सूडो क्लास और उस पर आउटलाइन नन कर दूंगा, ठीक है। तो आउटलाइन नन कर दी मैंने और इसके बाद में अब देखो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, पर इस पर क्लिक करने पे कोई आउटलाइन नहीं आ रही, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं फोकस पे सिर्फ आउटलाइन चेंज कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो फोकस पे इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि मैं कुछ और कर देता हूँ। तो जब मैं इस पर अब हवर कर रहा हूँ तो क्या कलर हुआ, जो मैंने हवर वाली स्टेट में बताया था। पर देखना, अभी जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो फिर से कलर चेंज हो गया जो कि मैंने उस वाली स्टेट में बताया था, ठीक है। इसके बाद में मैं इसके
क्लिक करके दूसरी साइड में कहीं बाहर क्लिक किया तो मतलब मैंने इससे फोकस हटा दिया, तो इससे फोकस हटाते ही अपनी सबसे नॉर्मल स्टेट में चला गया, क्योंकि अभी ना हम इस पर हवर कर रहे हैं और ना ही ये फोकस में है। तो ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं, स्टेट वाली चीज़ें? सर फोकस समझ में नहीं आया सर। देखो फोकस क्या है कि जब मैं इस चीज़ पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो चीज़ फोकस में आ रही है ना, मतलब मैं इस स्पेसिफिक चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ, मैं अपने पेज को बता रहा हूँ ना। तो फोकस बेसिकली बस प्रॉपर्टी है, जैसे हवर क्या था इसके ऊपर जाने की स्टेट, वैसे ही फोकस क्या है इस पे क्लिक करने की स्टेट। तो जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो इस पे मैं फोकस कर रहा हूँ, तो अब मैं जब फोकस कर रहा हूँ तो मैंने उस पर स्पेसिफिक प्रॉपर्टी लगाई। जब मैं फोकस करूँ तो इस पे कलर क्या कर दो, इसका कलर तुम ब्लू कर दो, ठीक है। तो इसका बैकग्राउंड कलर जैसे ही मैंने इस पे फोकस किया, क्लिक किया, ब्लू हो गया। बट जैसे ही मैं बाहर कहीं पे क्लिक करता हूँ तो उसका कलर फिर से चेंज हो जाता है, क्योंकि अब मैंने क्लिक हटा दिया वहाँ से। तो इसका मतलब क्या है कि मैंने वहाँ से अपना फोकस हटा दिया, मैं कहीं और किसी और कंपोनेंट पे फोकस करने लगा। क्लियर हो रही है ये वाली चीज़, या अभी भी फोकस समझ नहीं आ रहा? यस सर अब क्लियर है। हाँ मतलब बस ये प्रॉपर्टी है, ऐसे ही और भी होती है। जल्दी से एक लिस्ट वाली दिखा देता हूँ, nth चाइल्ड वाली। अच्छा तुमको चाइल्ड और पेरेंट वाली चीज़ क्लियर है ना अभी, या डाउट्स हैं उसमें? ऐसे मतलब क्लियर है, मतलब क्लियर है हाँ सर। मतलब जो बाहर वाला टैग होगा जिसके अंदर टैग्स आ रहे हैं, ये वाला टैग जैसे कि यूएल टैग है, ये इन एल टैग्स का पेरेंट है, ठीक है। और ये एल टैग्स सेम लेवल पे हैं, क्योंकि ये भी इसका चाइल्ड है और ये भी इसका चाइल्ड है ना। तो ये जो बाहर वाले टैग्स हैं और उनके अंदर जो टैग आ रहा है, जो इमीडिएट अंदर टैग है वो अपने बाहर वाले टैग का चिल्ड्रन हुआ, ठीक है। वो वाली चीज़ मतलब नॉर्मली है, एक टैग को दूसरे टैग के अंदर यूज़ करेगा तो जिस टैग को अंदर यूज़ कर रहे हो वो चिल्ड्रन बन जाएगा, जो बाहर है वो पेरेंट बन जाएगा, ठीक है। एक हम लिस्ट पे स्टाइल नन कर देते हैं। हम करते हैं, अब देखो मेरे को, मैं इस तरह से कोई चीज़ कर रहा हूँ, मतलब पहले मैंने लिखा यूएल और फिर मैंने लिखा एल आई, ठीक है। यहाँ पे तो ऐसा जो मैटर नहीं कर रहा, बट मैं यूएल के बाद एल आई लिख रहा हूँ, तो मैं बता रहा हूँ कि इस वाले, जैसे कि यहाँ पे मैं एक क्लास देता हूँ, फिर ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगी ये चीज़। क्लास दे दिया लिस्ट नाम की, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिखा डॉट लिस्ट और इसके बाद लिखा एल आई, ठीक है। अब जब मैंने ये चीज़ की ना, तो इसमें इसका मतलब है कि जो लिस्ट वाला मेरा एलिमेंट है उसके अंदर की ही एल आई टैग्स को मैं स्पेसिफिकली रेफरेंस कर रहा हूँ। अगर मैं इसके बाहर कोई एल आई लिखता तो वो सब पे लगती, बट क्या कहते हैं, अभी मैंने उसको बता दिया कि ये वाली जो प्रॉपर्टी है सिर्फ जो मेरा डॉट लिस्ट वाली क्लास है उसके अंदर जितने भी लिस्ट आइटम्स आ रहे हैं उन पे ही लगानी है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ अगर ऐसे क्लास लिखी हो एक, उसके बाद में स्पेस हो, फिर एक और चीज़ लिखी हो, फर्दर भी और तुम स्पेस देके और लिख सकते हो। मान लो इसके अंदर एक ए टैग होता तो फर्दर स्पेस देके ए टैग लिख सकते हो तुम। तो ये चीज़ लिखी हो तो कंफ्यूज मत हो ना, वो बेसिकली स्पेसिफिकली रेफरेंस कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। अब मैं इसमें पहले कलर लगाता हूँ रेड, तो इन सब का कलर रेड हो गया, ठीक है। दिख रहा है भी यहाँ तक, कोई लैग तो नहीं है? यस सर दिख रहा है। ठीक है। अब ऐसे ही एक nth ऑफ टाइप नाम की मेरी वो होती है, सूडो क्लास होती है। तो इस क्लास का काम क्या होता है, जैसे कि मैं किसी चीज़ पे हूँ तो ये पहली टाइप का चाइल्ड है, ये दूसरे टाइप का चाइल्ड है, ऐसे ही मेरे बहुत सारे चाइल्ड्स हो सकते हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी लिस्ट 1 तो रेड दिखे पर लिस्ट 2 मेरी क्या दिखे, ब्लू दिखे, ठीक है। तो अब इसके लिए मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं यहाँ पे भी क्लास दूँ, यहाँ पे भी क्लास दूँ और उनकी स्टाइलिंग करूँ, या दूसरा तरीका है मैं सूडो क्लास यूज़ करूँ। सूडो क्लास में मैं एल आई करूँगा, ठीक है। मैंने सूडो क्लास यूज़ करने के लिए अपना एक कोलन लगाया, nth लिखा, डैश ऑफ डैश टाइप लिखा, ठीक है। तो इसके अंदर मैं बता दूंगा कि मैं कौन से टाइप के लिस्ट के चाइल्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब जो ये जो मेरी लिस्ट है इसके अंदर मेरे एल आई आइटम्स है जो कि चाइल्ड है, बस मैं यहाँ पे अब बता रहा हूँ कि मैं कौन से टाइप वाले नंबर की बात कर रहा हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा तो मैं सेकंड चाइल्ड की बात कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता तो मैं फर्स्ट चाइल्ड की बात कर रहा हूँ। तो जैसे कि पहले मैं 1 लिखता हूँ और कलर करता हूँ ब्लू, तो अब देखो पहले चाइल्ड की क्या हो गया, कलर ब्लू हो गया, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं 2 लिख दूँ यहाँ पे तो पहला चाइल्ड रेड हो जाएगा और सेकंड चाइल्ड ब्लू हो गया। ऐसी अगर कोई तीसरी होती और अगर मैं 3 लिखता तो ये उसकी प्रॉपर्टी चेंज करता। तो ये nth ऑफ टाइप समझ आ रहा है कि कौन से चाइल्ड की प्रॉपर्टी चेंज करने के काम आ रहा है?
Yes, sir. यस सर। क्लियर है ना? ठीक है, तो सूडो क्लास अब आई गेस क्लियर हो गया होगा, तो सूडो एलिमेंट्स पे चलते हैं फिर हम। क्लियर है सूडो क्लास सबको? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है। अब जैसे हमारी सूडो क्लास थी, ये क्या कर रही थी, मेरे टैग की स्पेशल स्टेट को डिफाइन कर रही थी। ठीक है, मतलब मेरा एक एलिमेंट है, उसकी स्पेशल स्टेट को डिफाइन कर रही थी। ऐसे जो हमारे सूडो एलिमेंट होते हैं वो मेरे टैग को मतलब टैग में स्पेसिफिक स्टाइल लगाने के लिए काम आते हैं। जैसे कि मान लो मैं इस पे समझाता हूँ, अभी चिंता मत करो। लॉरम 100 लिखता हूँ, ठीक है, तो मेरा इतना बड़ा सा पैराग्राफ आ गया 100 का। ठीक है, पर मैं इसमें चाहता हूँ कि सिर्फ पहली लाइन जो है इस पे एक कलर आए और बाकी लाइंस नॉर्मल आए। ठीक है, तो ये क्या है, इसके एक स्पेसिफिक पार्ट को स्टाइल करना। ठीक है ना, इस पे एक स्पेसिफिक चीज़ पे स्टाइल देना। तो ये चीज़ मैं ऐसी चीज़ें किससे कर सकता हूँ, अपने सूडो एलिमेंट से कर सकता हूँ। इनका काम ही ये होता है कि जो मेरे एक टैग है उसके स्पेसिफिक पार्ट को स्टाइल करें। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लास देता हूँ इसको, पहले एक पैरा नाम की, और डॉट पैरा को पहले इसकी विड्थ कम कर लेते हैं हम 400 पिक्सल। ठीक है, तो 400 पिक्सल तुमको दिख रही है। अब मैं इस पे क्या चाहता हूँ कि मैं इसकी जो फर्स्ट लाइन है उसको मैं कर दूं कोई और कलर का, मान लो। ठीक है, तो इसके लिए मेरा फॉर्मेट क्या होता है, जैसे इसमें सिंगल कोलन यूज़ करते थे हम, इसमें सेलेक्टर का नाम लिखेंगे। तो मैं क्या करूँगा, डॉट पैरा लिखूंगा और इसके बाद में 2 कोलन लगाऊंगा। ठीक है, 2 कोलन लगाए और उसके बाद में मैं अपनी वो चीज़ लिखूंगा जो मेरे को चेंज करना है। जैसे कि मैंने तुमको बोला मेरे को फर्स्ट लाइन का कलर चेंज करना है, तो अब तुमको यहाँ पे सजेशन में ये फर्स्ट लाइन वाली चीज़ वैसे भी दिख गई होगी, वरना मतलब ऐसा नहीं है कि याद रखने की ज़रूरत है, धीरे धीरे तुमको अपने आप ही याद हो जाएगी। तो मैंने ये फर्स्ट लाइन लिखा और इसका मान लो कलर लिख दिया मैंने रेड। तो अब देखो, सिर्फ फर्स्ट लाइन का कलर चेंज कर पा रहा हूँ मैं, और ऐसा नहीं है कि मेरे को पहली लाइन एक पैरा में लिखनी पड़ी और दूसरी लाइन अलग पैरा में लिखनी पड़ी, तो वो चीज़ तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है ना। तो ऐसी चीज़ें मैं इससे कर पाता हूँ। ठीक है, मतलब स्पेसिफिक पार्ट्स को सेलेक्ट कर पाता हूँ। जैसे कि मैं चाहता हूँ फर्स्ट लाइन तो मेरी सही है बट फर्स्ट वर्ड मेरा येलो कलर में आए। ठीक है, तो फर्स्ट लेटर लगाऊंगा मैं और यहाँ पे कलर कर दूंगा येलो। मतलब देखा जाए, अच्छा येलो दिखेगा नहीं तो ब्लू कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखो, इसका सिर्फ जो फर्स्ट लेटर है वो क्या हो गया, क्या कहते हैं, ब्लू हो गया। तो ये सारी चीज़ें मैं अपने बेसिकली जो मेरे टैग्स हैं उनकी स्पेसिफिक चीज़ों को, स्पेसिफिक पार्ट्स को अगर स्टाइल करना चाहता हूँ तो मैं सूडो एलिमेंट्स को यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो इतना डिफरेंस है नहीं इनमें, सूडो एलिमेंट्स में और सूडो क्लास में, और एज सच सूडो एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा यूज़ भी नहीं होते, जैसे कि कुछ जगहों पे यूज़ होते हैं। जैसे कि अब मैं तुमको दिखाता हूँ कि मेरा कोई टैग आ ही रहा है। ठीक है, मान लो मेरा एक H1 टैग आ रहा है और यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ है। ठीक है, इसको मैं क्लास दे देता हूँ हेड की। अब मैं चाहता हूँ कि जो ये मेरा टैग है हेड वाला, इस टैग के स्टार्टिंग में कुछ आए। ठीक है, तो एक तरीका क्या होगा, मैं यहीं पे कुछ लगा रहा हूँ और कुछ ऐड कर रहा हूँ, पर मैं चाहता हूँ मैं इसके स्टार्टिंग में अपने आप ही कुछ ऐड कर दूँ स्टाइलिंग से, और मैं बस उसको बताऊँ कि इसके स्टार्टिंग में कोई चीज़ आ जाए। तो उसके लिए मैं उसके लिए मैं क्या करूँगा, फिर से अपना क्या कहते हैं, मैंने ये लगाया सिंटैक्स, इसका नॉर्मल यूज़ किया और इसमें बिफोर लिखा। ठीक है, तो इसमें बिफोर लिखा तो जो भी मेरा यहाँ पे मेरा एलिमेंट था उसके पहले ये चीज़ आएगी, जो भी चीज़ मैं कर रहा हूँ। तो मान लो अब मेरे को यहाँ पे एक इमोजी लगानी है या ऐसा कुछ लगाना है, तो मैं कंटेंट करके URL दूंगा उसका, और यहाँ पे मैं फिर उस चीज़ का URL दे सकता हूँ, तो वो चीज़ आने लगेगी। ठीक है, तो अब मैं अगर मान लो, अच्छा मैंने अभी इसको डाउनलोड नहीं किया, ठीक है, अगर मैंने ऐसा कुछ स्माइली डाउनलोड करके रखी होती तो यहाँ पे क्या होता है, इसके पहले एक स्माइली आ जाती। मतलब बेसिकली तुमको यहाँ पे URL देना है। मैं कुछ यहाँ पे डाल लेता हूँ, एक इमेज ही ले लेते हैं। तो ये इमेज बहुत बड़ी होगी, मैं ऐसा स्माइली के लिए बताना चाहता था, बट तुम देख सकते हो कि ये जो तुम्हारा एलिमेंट आ रहा था ये उसके आगे अपने आप ऐड हुआ है। ठीक है,
तुमने कई बार देखा होगा तुम्हारा टेक्स्ट आ रहा है तो उसके आगे तुम्हें इमेजेस लगानी है, ऐसा कुछ करना है, तो उसके लिए तुमको स्पेसिफिकली अलग से स्टाइलिंग ना करनी पड़े तो तुम ऐसी चीज़ें भी कर सकते हो। तो बहुत काम नहीं आती हैं पर ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं एज सच। मतलब तुम्हें पता होनी चाहिए कि कभी अगर तुम कुछ देखो ये तो तुमको ये ना लगे कि ये क्या हो रहा है। ऐसे ही मैं आफ्टर भी कर सकता हूँ। इस वाले को हटाते हैं यहाँ से, और अगर हम आफ्टर करेंगे तो क्या होगा, ये मेरा ओएसएस पहले लिखा आ रहा है और उसके पीछे वो चीज़ आ रही है जो भी मैंने उसके कंटेंट में डाली। ठीक है, तो ये वाली चीज़ समझ आ रही है कि आफ्टर क्या है या बिफोर क्या है, फर्स्ट लेटर में क्या कर पा रहा था। बेसिकली जो भी मेरे टैग्स हैं इनकी स्पेसिफिक, इन पे मैं स्पेसिफिक स्टाइलिंग अप्लाई कर पा रहा हूँ। जैसे कि एक और चीज़ देखते हैं, एक और पैरा बनाता हूँ मैं और इस पे लॉरम 50 लिखता हूँ। ठीक है, अब तुमने देखा होगा कई बार तुम वेबसाइट्स पे कुछ सेलेक्ट करते हो तो क्या होता है, वो कौन से कलर में हो जाता है, ब्लू हो जाता है, नहीं होता क्या? हाँ मतलब वो पर्पल इज लाइक जब तुम किसी लिंक पर क्लिक करते हो, ठीक है, पर जैसे तुम इस तरह से कुछ सेलेक्ट करते हो तो ये चीज़ ब्लू हो रही है और वाइट हो रही है। पर मैं चाहता हूँ कि ये ऐसा ना हो और कोई स्पेसिफिक कलर आए इस पर, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने इसको रेड कलर दिया और इस पर मैंने बैकग्राउंड किया येलो का। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, ये जो मेरा नीचे टेक्स्ट आ रहा है, विड्थ कम कर देते हैं इसकी, आई गेस मैंने क्लासेस, ठीक है, ये जो डॉट पैरा 1 एंड क्लास पैरा 1 वर्क कर रहा है, बिट क्यों नहीं लगी? ठीक है, अभी इसकी बिट नहीं लग रही, देखना पड़ेगा मेरे को। बट मेन चीज़ जो मैं दिखाना चाहता था वो क्या थी, वो ये थी कि जब मैं इस पर सेलेक्ट कर रहा हूँ तो तुम सिलेक्शन पे क्या देख पा रहे हो, क्या हो रहा है, ये चीज़ रेड हो रही है। और मतलब जब मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ पहले क्या हो रहा था, इस वाले पे क्या हो रहा है, देखो इस वाले पे ब्लू एंड वाइट हो रहा है, इस वाले पे सिलेक्शन यूज़ किया मैंने तो उसको मैंने बता दिया कि अगर कोई सिलेक्शन करेगा इस तरह से तो कलर रेड हो जाए, मतलब टेक्स्ट का कलर रेड हो जाए और बैकग्राउंड क्या हो जाए, येलो हो जाए। तो ये वाली चीज़ दिख रही है तुमको, क्लियर है ये वाली चीज़ कि क्या हो रहा है सिलेक्शन से, या हम क्या चीज़ें चेंज कर पा रहे हैं आप सूडो एलिमेंट से एंड देन सूडो क्लास में क्या डिफरेंस था। हाँ बेसिकली तुम्हें मतलब तुम्हारी वेबसाइट का ओवरऑल एक्सपीरियंस ही अच्छा कर रहे हैं ये यूज़र के साथ में, वरना एज सच तुम यूज़ नहीं भी करोगे तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। मतलब अगर बटन होता है यहाँ पे और ये इफेक्ट आ रहा होता है या नहीं आ रहा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फंक्शनैलिटी उतनी रहती। बट अब ये देखो यूज़र एक्सपीरियंस कितना अच्छा हो गया। मुझे अच्छा लगेगा कि मैं ऐसा कोई बटन दबाऊंगा जबकि कोई बिल्कुल नॉर्मल सा आ रहा हो, कोई स्टाइल नहीं लगाया उसमें, तो उसके मुकाबले, है ना। तो बस वही चीज़ थी। तो सूडो क्लास और एलिमेंट्स आई गेस क्लियर होगा। हम मीडिया क्वेरीज भी देख लेते हैं। तुम लोगों को ये वाला कोड चाहिए होगा क्या बाद में, या मैं हटा लूँ? क्योंकि कल भी कुछ लोगों ने मांगा था तो मेरे को बाद में फिर ऐसा कोड लिखना पड़ा था। पहले से बता दो। अच्छा ठीक है, मैं सर, स्लैक पर डाल देना सर। ठीक है, index2.html में हम सिर्फ मीडिया क्वेरीज देखते हैं। तो देखो, एक मैं h1 बनाता हूँ ओएसएस का और ये बना लेता हूँ। ठीक है, नाम लिख लेते हैं और इनको क्लास दे देता हूँ टाइटल, टाइटल है ये मेरा, और इसको क्लास दे देता हूँ। ठीक है, और इन पे मैं अभी स्टाइलिंग करूँगा, समझाऊंगा मैं, बस मैं तुमको अभी दिखाने के लिए लिख रहा हूँ। तो आएगा और एक पैर आएगा। अब देखो इसको भी चला लेते हैं हम। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, एक नॉर्मल टाइटल आ रहा है, एक पैराग्राफ आ रहा है। ठीक है, कुछ नहीं हो रहा। इन पे कलर लगा लेते हैं। कलर लगा लिया मैंने इस पे रेड, और इसको मैंने कलर दे दिया पर्पल। ठीक है, तो फॉन्ट साइज भी दे लेते हैं, बहुत छोटे दिख रहे हैं, दे दिया मैंने इसको। अच्छा ठीक है, 24 पिक्सल दे दिया और
इसको रहने देते हैं, ठीक दिख रहा है। तो देखो अभी मैंने क्या किया, इस पे कलर लगा दिया, ये कर दिया, ठीक है। मीडिया क्वेरीज का मेन काम क्या होता है, जब तुम भी कोई वेबसाइट देख रहे हो तो तुम ब्राउजर पे देख रहे हो तो वो चीज़ें अलग तरीके से डिस्प्ले हो रही हैं। जैसे कि किसी भी वेबसाइट पे आते हैं, इस चीज़ को तुम ब्राउजर पे देख रहे हो तो तुम्हारे पास में ज़्यादा स्पेस है, इसलिए इतनी बड़ी विंडो यहाँ पर आ सकती है, ये चीज़ इस तरह से डिस्प्ले हो सकती है, ये सब यहाँ पे आ सकता है। बट तुम इसी चीज़ को अगर एक फ़ोन में देख रहे होते हैं तो वो कैसे दिख रही होती, कुछ ऐसी दिख रही होती, ठीक है। यहाँ पे उतनी स्पेस नहीं है तो उसके हिसाब से इसकी स्टाइलिंग चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इन स्टाइलिंग को चेंज करने के लिए हम मीडिया क्वेरीज यूज़ करते हैं। मतलब मीडिया क्वेरी से हम अपने ब्राउज़र को बताते हैं कि अगर स्क्रीन का साइज इतना स्पेसिफिक, जो भी हम स्पेसिफिक मतलब बताएंगे उसको, उस रेंज में है तो ये वाली स्टाइलिंग लगाओ, और अगर उस रेंज के बाहर है तो ये वाली स्टाइलिंग लगाओ। और एक हम मतलब जनरल रेंज होगी, मतलब जनरल स्टाइलिंग होगी, अगर वो किसी रेंज में नहीं है तो वो वाली स्टाइलिंग लग जाएंगी। तो ये वाली चीज़ अभी और क्लियर करता हूँ मैं। मतलब मेन काम देखो समझो मीडिया क्वेरी का क्या है, वो तुम बस ये बताने। आकाश लैग हो रहा बहुत ज्यादा। लैग हो रहा है यस क्या? सर। ठीक है, मुझे 1 मिनट देना बस। कहाँ तक सही आ रही थी स्क्रीन? हेलो सर यस मीडिया सर। वापस बता दो स्टार्टिंग से। मीडिया क्वेरीज, ठीक है। देखो हम क्या कर रहे हैं अभी, हम जो स्टाइलिंग कर रहे हैं तो ये क्या है, हमारी पूरी इतनी बड़ी ब्राउज़र की विंडो है, ठीक है। इसको देख के स्टाइलिंग कर रहे हैं। जैसे कि तुम गूगल देखोगे तो तुम्हें इतना बड़ा सा दिख रहा है अभी फ़ोन पे, ठीक, मतलब लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे जिस पे भी हो तुम, तुम्हें काफ़ी बड़ी सी ऐसे स्क्रीन आएगी, इस तरह से डिस्प्ले आ रहा है। बट जब तुम कभी इसको फ़ोन में खोलोगे तो ये ऐसा नहीं दिखता ना। क्यों क्यों नहीं दिखता? क्योंकि फ़ोन में उतनी स्पेस ही नहीं होती, तो उसके हिसाब से चीज़ें कम मतलब छोटी होती हैं, उनकी स्टाइलिंग चेंज होती है, ठीक है। तो अब ये जो स्टाइलिंग चेंज हो रही है ये अपने आप तो होगी नहीं ना, क्योंकि ब्राउज़र को तो उतना ही साइज़ पता है या उतनी चीज़ें पता जो तुमने बताई थी। तो अब ये वाली स्टाइलिंग हमको फिर से सेट करनी पड़ेगी अपने छोटे डिवाइसेस के लिए अलग से। तो इन चीज़ों को हम मीडिया क्वेरी से करते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हो रही है कि मीडिया क्वेरी का यूज़ क्या है? यस सर। ठीक है। यस सर। तो अब देखो हम मीडिया क्वेरी यूज़ कैसे करते हैं। पहले हम लिखते हैं @media, इसके बाद में हमारा स्क्रीन टाइप आता है। देखो स्क्रीन टाइप बेसिकली मतलब तीन हो सकते हैं। एक नॉर्मल स्क्रीन जो हमको दिख रही है अभी, एक होता है प्रिंट मतलब जब कोई बंदा उस वेब पेज को प्रिंट करेगा तो उसकी स्टाइलिंग किस तरह से चेंज हो जाएगी। और एक होता है ऑडियो, जैसे कि कोई टेक्स्ट रीड हो रहा है या तुम कुछ करते हो ना कि टेक्स्ट रीड होने लगता है उस वेबसाइट का या ऐसा कुछ, जब कोई टेक्स्ट रीड होगा तो उसकी स्टाइलिंग किस तरह से होगी, ऐसा कुछ होता है। इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर इनकेस कोई पूछ ले, इसलिए यहाँ पे तुम ऑल लिख दो। हो सकता है यहाँ पे कभी सिर्फ स्क्रीन लिखा हो तो भी कोई बात नहीं है, वो सिर्फ स्क्रीन बताने के लिए है, ठीक है। ऑल लिख दो एंड इसके बाद में फिर हम यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर अपनी मीडिया क्वेरी बताते हैं, मतलब अपनी साइज़ बताते हैं। जैसे कि मेरे को चाहिए कि मेरे जो छोटे फ़ोन्स हैं वो क्या होंगे, 400 पिक्सल के रेंज में होते हैं यूजुअली, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ से, तुम यहाँ पे जाओगे तो तुम्हें दिखेगा ये सबसे छोटा फ़ोन तुम्हें यहाँ पे साइज़ दिख रहा है, ये कितना है, 320 पिक्सल का है, ठीक है। फिर इधर आ जाते हैं, यहाँ पे कितना हो गया, 375 हो गया, 425 हो गया। तो ये तुम्हें साइजेस दिख रहे हैं, है ना। तो अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे जब 400 पिक्सल से कम हो मेरी जो विड्थ है वो 400 पिक्सल से कम हो तो मेरी ये वाली स्टाइलिंग लगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मेरी मैक्सिमम विड्थ 400 हो सकती है या उससे कम हो सकती है ना। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा मैक्स विड्थ और इसको सेट कर दूंगा 400 पिक्सल पे। ये मैंने मैक्स विड्थ क्यों लगाया, ये चीज़ समझ आ रही है? हेलो। यस सर। हाँ, क्योंकि मैक्स विड्थ का मतलब है 400 पिक्सल हो या इससे कम हो, ठीक है। तो ये मैंने उसको कंडीशन दे दी कि इतनी, ये वाली कंडीशन जब सेटिस्फाई हो रही है तो मैं क्या कर रहा हूँ, मान लो जो मेरी टाइटल है इसका कलर कर देता हूँ रेड से ऑरेंज, और डॉट पैरा मान लो, पैरा का कलर मैं चेंज कर देता हूँ, ग्रीन कर देते हैं, और साइज़
हम पैरा का बढ़ा देते हैं बहुत ज़्यादा और टाइटल का साइज़ कम कर देते हैं, जिससे कि अच्छे से तुम्हें डिफरेंस दिखेगा, ठीक है। और टाइटल का फॉन्ट साइज़ 16 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखो, अब मैं तुमको दिखाता हूँ, रिस्पॉन्सिव में चले जाओ पहले यहाँ पे और तुम देखो चेंज देखना, ठीक है। अभी कितनी है यहाँ पे विड्थ 613 पिक्सल्स है, ठीक है। अब जैसे जैसे मैं धीरे जाऊँगा नीचे जाऊँगा तो मैंने कितने पे अप्लाई किया है, 400 पे अप्लाई किया है। तो जब मेरी विड्थ 400 से कम होगी तो तुमने क्या देखा, जो मेरा ओएसएस था उसका मैंने साइज छोटा किया था और ऑरेंज कलर लगाया था, तो उसकी स्टाइलिंग चेंज होकर क्या होगी, चेंज होगी, मतलब जो भी मैंने अप्लाई की थी। और मैंने जो अपना नेम था उस पर क्या किया था, उसका साइज बड़ा किया था एंड कलर चेंज किया था। तो तुम क्या देख पा रहे हो कि जब मैंने मीडिया क्वेरी लगाई तो उसके बाद में जो भी मैं स्टाइल स्पेसिफाई कर रहा हूँ वही वाला स्टाइल मेरा लग रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ तुम देख पा रहे हो किस तरह से वर्क कर रही है मीडिया क्वेरीज। तुम जितनी भी स्टाइलिंग ऊपर कर रहे हो, हर कंपोनेंट की फिर से स्टाइलिंग नीचे कर सकते हो अपने फ़ोन या बाकी डिवाइस, जो भी डिवाइसेस हैं, जैसे कि काफ़ी होते हैं। आईपैड के लिए तुम्हें अलग से करनी पड़ेगी, या आईपैड प्रो हो गया, सरफेस डुओ हो गया, सबके साइजेस अलग हैं। इसलिए हम इसका बेटर ऑल्टरनेटिव सीएसएस से ज़्यादा हम बूटस्ट्रैप यूज़ करते हैं। वो भी जल्दी सिखा देंगे तुमको, सिखाने वाले थे आज पर हमें लगा ज़्यादा हो जाएगा। तो ये मीडिया क्वेरी वाली चीज़ तुम्हें समझ आ रही है कि क्या हो रहा है? यस सर। मैंने हाँ बेसिकली मैंने क्या किया, जो भी मेरी विड्थ थी वो डिफाइन कर दी उसको, और उस विड्थ के रेंज में जैसे ही मैं आया, जो भी मैंने रेंज डिफाइन की थी, तो मैंने जो भी स्टाइल किए थे वो वाली चीज़ आएगी। जैसे कि मैं 402 पे हूँ तो कुछ नहीं हो रहा, पर मैं 400 से जैसे नीचे आया, जैसे कि 398 पे आया, तो मेरी तुरंत ही स्टाइलिंग चेंज होगी। तुम राइट साइड में भी देख सकते हो कि अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे अभी तुम्हें इसकी क्या दिख रही है, नॉर्मल चीज़ें दिख रही हैं, टाइटल रेड दिख रहा है, ये सारी चीज़ें। अब मैं छोटा करता हूँ इसको, तो तुम्हें क्या दिखा, यहाँ पे एक मीडिया क्वेरी आ गई जिसमें लिखा है विड्थ क्या है, मैक्सिमम है। जो पिछली वाली टाइटल रेड वाली कलर थी वो हट गई, और अब मेरे नए वाले कलर और नए वाले फॉन्ट लग गए। तो ये वाली चीज़ तुम्हें दिख रही होगी कि स्क्रीन साइज के हिसाब से ब्राउज़र अपने आप ही वो साइज लगा, मतलब वो स्टाइलिंग लगा देगा जो मैंने स्पेसिफाई की होगी, ठीक है। और ये स्पेसिफाई हम मीडिया क्वेरी से करेंगे। समझ आ रहा है ये वाला पार्ट? जैसे कि हम एक और चीज़ ट्राई करते हैं। मैं कहता हूँ कि मान लो मेरे को एक रेंज में लगानी है। मैं चाहता हूँ कि 400 पिक्सल से बड़ी हो वो स्क्रीन, बट 800 पिक्सल से छोटी हो, तो ये वाली स्टाइलिंग्स लगे। तो मैं क्या करूँगा, 400 पिक्सल से बड़ी का मतलब क्या है, मिनिमम विड्थ 400 हो या ज़्यादा हो। तो मैं यहाँ पे मिन विड्थ लिखूंगा, ठीक है। मतलब अब जब 400 पिक्सल से बड़ी है तो ये वाली स्टाइलिंग लगने लगेगी। ये चीज़ तुम देख सकते हो, अभी पहले वाली स्टाइलिंग हट गई, जैसे तुम 400 से बड़ी करोगे तो वो वाली स्टाइलिंग लग रही है, ठीक है। पर मैं चाहता हूँ कि दूसरी वाली रेंज क्या है, 800 पिक्सल से छोटी हो तब तक ही ये वाली स्टाइलिंग लगे, वरना फिर ये वाली स्टाइलिंग ना लगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा एंड, और यहाँ पे मैं दूसरी कंडीशन बताऊँगा उसको, जो कि मेरी क्या है, मैक्स विड्थ कितनी हो, 800 पिक्सल हो, ठीक है। तो अब देखो, जब मैं 800 पिक्सल से छोटा जाऊँगा, छोटे साइज़ पे जाऊँगा, तो वो वाली क्वेरी स्टार्ट हो जाएगी। कलर चेंज हो गया और साइज़ भी चेंज हो गया, मतलब मेरी स्टाइलिंग चेंज होगी। और जब तक मैं 400 पिक्सल से 800 के बीच में हूँ तब तक ये चीज़ लगेगी, और जैसे ही मैं 400 से नीचे गया तो ये वाली चीज़ फिर से हट गई। तो ये चीज़ तुम देख पा रहे हो कि अब मतलब आइडिया लग रहा है ना कि मीडिया क्वेरीज कैसे वर्क कर रही हैं। हेलो। थोड़ा यस सा सर। लैग हो रहा है, और यस सर। बाकी अभी ना रैप करते हैं, थोड़ा 12 बजे हैं, डेटा वाली चीज़ भी बतानी है। एक बार इनको ये बता दे लास्ट के 10 मिनट में कि मीडिया क्वेरीज का असली काम क्या होता है, अच्छा किसी तुम लोग AIT ओएसिस की वेबसाइट पे जाके। अच्छा मुझे ये बताओ कि अभी, हाँ मैंने एक्सप्लेन किया, जिसको मीडिया क्वेरी समझ आई है वो बता दो एक बार कि क्या समझ आया। कोई भी एक बता दो। सर जब हम वेब डेवलपमेंट करते हैं, वेब डिजाइन करते हैं, तो हम्म। उसका फोन पर, आईपैड पर या लैपटॉप कंप्यूटर में सब जगह उसका स्क्रीन पर अलग अलग व्यू आते हैं। तो उस व्यू को हाँ। कंफर्टेबल बनाने के लिए मीडिया क्वेरीज का इस्तेमाल किया जाता है। हम एक साइज डिफाइन हम्म। करते हैं, जैसे नॉर्मल 400 पिक्सल की हमने साइज डिफाइन कर दी कि अगर इससे कम साइज रहेगी तो हमारा जो स्क्रीन है वो दूसरी तरफ से बिहेव करेगा, जो वेब है वो दूसरी तरह से बिहेव करेगा। तो इस तरह एक हम्म। आदमी को कंफर्टेबली फोन और लैपटॉप पर चीजें आसानी से दिख जाती हैं।
बिल्कुल सही बोला। मेन चीज़ क्या है कि अब जो चीज़ मैं फ़ोन पे दिख रही है ज़रूरी नहीं है कि मतलब लैपटॉप पे अच्छी दिख रही है वो फ़ोन पर भी अच्छी दिखे, है ना। तो इसलिए फ़ोन पर भी वो चीज़ अच्छी दिखे, इसलिए हमने फ़ोन के लिए अलग से स्टाइलिंग लगाई। तो अब ऐसे ही तो मैं डायरेक्टली लगा नहीं सकता कहीं भी बाहर स्टाइलिंग, उसको पता होना चाहिए ना कि अच्छा ये वाली जो स्टाइलिंग है ये इस रेंज की विड्थ पे लगनी है। या फिर मैं और मीडिया क्वेरीज बनाता, मतलब ज़रूरी नहीं है एक ही मीडिया क्वेरी बनाऊँ, मैं एक और मीडिया क्वेरी बना सकता था, उसको अलग रेंज देके उसमें अलग स्टाइलिंग दे सकता था, वो भी चीज़ वर्क करती है। तो आई गेस बेसिक कंसेप्ट तुम्हें समझ आ रहा होगा कि मीडिया क्वेरी क्यों यूज़ होती है। अब जैसे कि तुम इसकी साइट पे आओ, हमारी ओएसिस की साइट पे आओ, तो तुम देखो कि ये सब कितना बड़ा आ रहा है और अलग आ रहा है। ठीक है, अब मैं इसको एक बार इंस्पेक्ट करके फ़ोन में तुमको दिखाता हूँ, सॉरी फ़ोन में तुमको दिखाता हूँ कि कैसा दिखेगा। ठीक है, इंस्पेक्ट करता हूँ और मैं आईफोन एक्स में जाता हूँ। तो अब तुमने आईफोन में क्या देखा, जो चीज़ ये पहले इसके राइट में आ रही थी, ठीक है, वो क्या होगी, नहीं ये तो नीचे ही आ रही थी, बट ये बहुत अब देखो पहले पूरी स्पेस ले रहा था, कम ले रहा है, उसके नीचे आ रहा है। फिर ये वाली जो चीज़ थी ये क्या था, एक कार्ड यहाँ पे आ रहा था, उसके साइड में एक कार्ड आ रहा था, फिर उसके साइड में एक कार्ड आ रहा था। ऑल क्या डिफाइन करता है, देखो ये जो मीडिया क्वेरीज हैं इसमें यहाँ पे जो टेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है ना, ये तुम्हारी स्क्रीन टाइप बता रहा है। तुम यहाँ पे स्क्रीन भी लिख सकते हो। स्क्रीन बेसिकली हमारे स्क्रीन के लिए होता है, लैपटॉप स्क्रीन या मोबाइल स्क्रीन। यहाँ पे ऐसे ही एक प्रिंट होता है, प्रिंट होता है जब कोई चीज़ तुम्हारी वेबसाइट का प्रिंट निकाल रहा है या ऐसा कुछ कर रहा है उसके लिए, ठीक है। ऐसे ही ऑडियो भी होता है, तो ऑडियो बेसिकली टेक्स्ट रीडर या ऐसा कुछ तुम्हारी वेबसाइट से टेक्स्ट पढ़ रहा है, तो वो किस फॉर्मेट में पढ़े या किस तरह से पढ़े वो चीज़ होती है। इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मतलब ऑल लिख देते हैं हम सबको एक साथ इंक्लूड करने के लिए। बट कभी यहाँ पे हो सकता है कि तुम कहीं कुछ देख रहे हो, वहाँ पे स्क्रीन लिखाओ, तो ऑल और स्क्रीन एज इन अभी हमारे लिए सेम ही इफेक्ट दिखाएंगे, ठीक है। सर हाउ टू अपलोड इन इंटरनेट, क्या मतलब अपलोड इन इंटरनेट में, क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा। क्या विनय अपलोड करना है? सर होस्ट कैसे करेंगे पूछ रहे हैं शायद। हाँ ठीक है, वो इसके बाद सिखाएंगे अभी। हाँ बताते हैं। मतलब देखो, ये समझ गया ना, मीडिया क्वेरी सिर्फ टाइटल और इनका कलर चेंज करने के लिए नहीं होता, ये सिर्फ एक बार बताने के लिए था। हाँ असल में जो तुम्हारा लेआउट होता है ना उसको बताने के लिए होता है कि पहले तुमने इसे लंबा रख रखा था लैपटॉप स्क्रीन पे, फिर जैसे तुम मीडिया क्वेरी लगा के उसको छोटा करोगे तो तुम उसको बताओगे चीज़ें, डिस्प्ले चेंज करोगे, उसको ऐसे वर्टिकल लेके आओगे हॉरिजॉन्टल से, ताकि फ़ोन में भी एकदम सारा कंटेंट दिखे। जैसे कि हाँ जैसे कि तुम यहाँ पे देख रहे हो, एक लाइन में 4 कार्ड्स आ रहे हैं क्योंकि इतनी स्पेस अवेलेबल है। बट तुम्हारे फोन में अगर ऐसे ही एक लाइन में 4 कार्ड्स आते तो वो तो बहुत गंदा दिखता ना। तुम्हारी फोन की स्क्रीन इतनी छोटी है, उसमें 4 कार्ड तुम कैसे मतलब घुसा सकते हो, वही वाली बात है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, मीडिया क्वेरी लगाई हुई है। तो और मतलब हमने तो बूटस्ट्रैप यूज किया है, बट ऐसे तो मीडिया क्वेरी लगा के इस तरह से ये कर सकते हो। तो अब देखो कार्ड एक के नीचे एक आ रहा है और प्रॉपर आराम से स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, कोई भी कार्ड स्ट्रेच नहीं हो रहा है या बहुत छोटा नहीं हो रहा और किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही है। तो ये डिज़ाइनिंग सही रहा है हमारी और वेबसाइट रिस्पॉन्सिव हो, इस चीज़ को हम रिस्पॉन्सिवनेस बोलते हैं। और हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव हो इसलिए ही होती है। जैसे कि ये वाला मेंबर देखोगे तो एक के नीचे एक मेंबर आ रहा है, उसमें क्या था, जितने मेंबर एक लाइन में आ सकते थे उतने आ रहे थे। तो वो स्पेस के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने देख लिया है कि कैसे शो होनी चाहिए हमारी वेबसाइट, और उसके हिसाब से आ रही है। तो ये चीज़ समझ आ रही है कि मीडिया क्वेरी का काम क्या है। बेसिकली बहुत सारे डिवाइसेस में तुम ऐसा तो नहीं कि हर कोई तुम्हारी वेबसाइट सिर्फ मतलब लैपटॉप से ही चलाएगा या फ़ोन से ही चलाएगा। तो तुम्हें हर जगह देखना पड़ेगा कि हर जगह तुम्हारी स्टाइलिंग सही है, तो इसके लिए मीडिया क्वेरी यूज़ होती है। ठीक है, क्लियर है ये वाली चीज़? यस सर। कुछ पूछना है तुमको अभी आज के सेशन में, वरना फिर आई गेस CSS तुमको जितनी सिखा सकते थे हम सिखा चुके हैं, इसके बाद तो बस तुम्हारी एक्सप्लोर जितनी वाली हमें आती चीज़ थी है। उससे ज़्यादा सिखा दिया है हमने, भी कुछ चीज़ें सीखी हैं यहाँ से। हाँ मतलब देखो ऐसा है कि हमें भी सारी चीज़ें बिल्कुल 100% याद नहीं रहती ये सारी चीज़ें, बट जब यूज़ होता है तो हमको आइडिया होता है कि हमें क्या करना है या कैसे करना है, तो हो जाता है। ऑब्वियसली बात है कि मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, सब तो तुमको याद नहीं रहेंगी, बट तुम्हें आइडिया होना चाहिए कि किस चीज़ से क्या हो रहा है। तो और हम जितना सिखा सकते वो थे सिखा MDN चुके हैं आप। डॉक्स और W3 स्कूल्स हमेशा वहाँ पे होते हैं, तो उनकी हेल्प के लिए कभी यूँ मत करना कि नहीं यार अभी उनकी हेल्प नहीं लेनी। अगर कहीं पे भी डाउट आता है जल्दी से उधर चले जाओ या सीनियर्स के पास आ जाओ। हाँ मतलब देखो, मुझे इससे अच्छा क्या ही दिखेगा अगर मेरे को पोजीशन देखनी है तो। उन्होंने 4 एग्जाम्पल दिखा दिए, सिर्फ एक बटन के क्लिक पे मेरे को मैं कंपेयर कर पा रहा हूँ। अब मैं इससे ज़्यादा क्या एक्सपेक्ट करूँगा, मैंने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, यहाँ पे मैंने देख लिया कि अच्छा ये हो रहा है, तो अब इससे ज़्यादा अच्छे से मैं कहाँ ही कैसे समझ सकता हूँ, है ना। जो चीज़ तुमने पढ़ी और वही चीज़ तुमको दिख भी रही है, तो इससे ज़्यादा तुम क्या करोगे, है ना। तो डॉक्यूमेंटेशन मेरे हिसाब से सर। स्कूल के पहले मतलब या स्कूल में आदत नहीं होती लोगों को
ऐसा होता है कि कोई पढ़ाए, बट डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही अच्छी होती है, स्पेशली हमारे लिए जो हम लोग टेक में इंटरेस्टेड हैं, बहुत अच्छी डॉक्यूमेंटेशंस लिखते हैं। बाकी भी तुम चीज़ों की डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे, जैसे कि अभी जब हम बूटस्ट्रैप सिखाएंगे तो बूटस्ट्रैप की डॉक्यूमेंटेशन दिखाएंगे, कितनी अच्छी डॉक्यूमेंटेशन बना के रखते हैं। तो इन पे जाया करो, इनको पढ़ के तुम्हें एक बार बहुत फायदा इनको होगा। गूगल करना CSS ट्रिक्स नाम से, CSS ट्रिक्स। जिनको भी एकदम डीप डाइव करना है CSS में कि मेरे को तो ऐसी जो रेयर प्रॉपर्टीज होती हैं उनके बारे में भी जानना है, तो वो इस वेबसाइट को रेफर कर सकते हैं। कि मतलब तुम वेबसाइट देख पा रहे हो कितना कुछ हो रहा है और कितना कितना ही अच्छे से हो रहा है। हम भी नहीं कर पाए, ऐसा लग रहा है। CSS ट्रिक्स को तुम सब्सक्राइब कर लेना, ये इसके ईमेल्स आते रहते हैं रोज नए नए आर्टिकल्स के साथ, और इसमें पूरा CSS के एनिमेशन बताते हैं। तो मतलब CSS के पहले सारे एक बार ट्रिक्स हैं यहाँ CSS पे। सीख लो, उसके बाद में यहाँ पे घुसना, वरना डर लगने लगेगा। ठीक है, आई गेस अभी कुछ पूछना रह गया और CSS में तो पूछो, वरना फिर हम तुम्हें थोड़ा गिटहब वाला जो पार्ट रह गया वो करवाते हैं, जिससे कि ग्राफिका में तुम सबमिशंस कर सको अच्छे से और कोलैबोरेट कर पाओ एक दूसरे के साथ। सर मेटा की, अच्छा हाँ, एक मेटा वाली चीज इंपॉर्टेंट है, एक मिनट रुकना ऋषभ। देखो ये जो मेटा टैग है ना, ये तुम्हारा जो मतलब तुम्हारे ब्राउजर को इन्फॉर्मेशन देने के लिए होता है, बट अगर मैं ये वाला मेटा टैग नहीं लगाता हूँ जिसपे ये नेम व्यू पोर्ट लिखा और विड्थ डिवाइस वाली ये वाली चीज़ लिखी है, तो मेरी मीडिया क्वेरीज वर्क नहीं करेंगी। इन केस किसी की मीडिया क्वेरीज वर्क ना कर रही हो तो ये मत सोचना तुम गलत लगा रहे हो, बट क्योंकि तुम्हारा मेटा टैग वाली प्रॉब्लम है इसलिए नहीं वर्क कर रही। अब देखो मैं कुछ भी कर रहा हूँ, ये नहीं वर्क कर रही क्योंकि मैंने ब्राउजर को बताया ही नहीं है कि मैंने मीडिया क्वेरीज यूज़ किया और अलग अलग स्टेट में मेरे को अलग अलग स्टाइल चाहिए। तो बेसिकली मेटा टैग क्या है, बस तुम्हारे ब्राउजर को इन्फॉर्मेशन देने के लिए है। इससे मैंने बस उसको ये बताया कि वो मतलब जैसे कि कोई भी चेंज हो रहा है साइज में, तो इस मेटा टैग की वजह से ब्राउजर को पता है कि ऐसे चेंजेस के लिए मेरे को CSS में चीज़ें ढूंढनी है, मतलब चीज़ें चेक करने की, इस साइज पे कुछ और मेरे पास प्रॉपर्टी लगी है तो उसको अपडेट करना है। ठीक है, तो ये मेटा टैग्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तुम जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तुम्हें समझ आ जाएगा, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा चीज़ें लगती हैं, पर तुम अगर बॉयलर प्लेट यूज़ करोगे तो ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें अपने आप इंक्लूड हो जाएंगी। बट बेसिकली ये क्या है, तुम्हारे ब्राउजर को इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, उसको बता रहे कि अच्छा मेरी डॉक्यूमेंटेशन में मतलब मेरी फाइल में ये हो सकता है, या फिर ये UTF-8 क्या होता है, ये राइटिंग का मतलब एक स्टैंडर्ड होता है। तो ये चीज़ें तुम्हें आगे समझ आ जाएंगी। ठीक है, मतलब ये मेन मेटा टैग वाली बात ये थी कि जब तुम स्टाइलिंग कर रहे हो, मतलब ये मीडिया क्वेरीज अप्लाई कर रहे होगे, तो ये देख लेना कि ये वाला मेटा टैग है कि नहीं है, क्योंकि इसके बिना मीडिया क्वेरीज नहीं लगेंगी। अब मेरी मीडिया क्वेरीज लगने लगेंगी, पहले नहीं लग रही थी, वो इस मेटा टैग की वजह से होता है। ठीक है, इसमें ऐसा ना हो कि तुम अपने घंटों वेस्ट कर दो, तुम्हें समझ ही नहीं आए कि तुम क्या गलत कर रहे हो। अच्छा वो जो पॉइंट आउट किया। ठीक है, और कुछ तो बोलो। किसी को कुछ पूछना है क्या? प्रीलोड क्या, प्रीलोडर की बात कर रहे हो जो हमारी जैसे ओएसएस की साइट पर आ रहा है? अगर माइक ऑन करके जल्दी जल्दी बोल सको तो आसानी होगी हमको, क्योंकि टाइम उतना ही है। जावास्क्रिप्ट के साथ बताएंगे ये अभी, मतलब अभी तो ये थोड़ा समझ नहीं पाओ। जावास्क्रिप्ट के साथ ज़्यादा इजी रहता है ये चीज़। तुम्हें आगे बता देंगे, चिंता मत करो। आई गेस अब ना ध्यान अगर रखना कि किसी जो को हम स्टाइलिंग के साथ अभी बता रहे हैं ना, जिस स्टाइलिंग के साथ, कि हम सिर्फ बेसिक बता रहे हैं कि CSS की कौन सी प्रॉपर्टी कैसे काम करती है। तुम लोग अपने डिज़ाइन को यहाँ तक रिस्ट्रिक्ट मत रखना कि तुम्हें लेआउट ऐसे ही रखना है। तुम अपने इनोवेटिवनेस, जो भी तुम्हारी क्रिएटिविटी है, सब निकालो अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर। मतलब जितना हम तुम्हें सिखा चुके हैं, अब तुम कोई भी प्रॉपर्टी देखोगे तो तुमको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि अच्छा इस प्रॉपर्टी से ये हो रहा है। ठीक है, बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, वरना फिर गिटहब वाली चीज़ आज थोड़ा सा और करवाना है तुमको, वो स्टार्ट करते हैं। है क्या कोई प्रॉब्लम, जल्दी से बता दो। ठीक है, फिर रोहित गिटार वाला पार्ट स्टार्ट कर ले। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, आवाज़ क्लियर है। स्क्रीन विजिबल है? हाँ स्क्रीन भी विजिबल है। हाँ, तो जैसे लास्ट अगर किसी ने गिटार वगैरह जो जिसने क्लासेस अटेंड करी होंगी उसको तो आने का पार्ट पता होगा, बट जिसने नहीं करी वो देख लेना वीडियोस। तो इसमें यही बताना था कि जो भी ग्राफिका होने वाला है नई इवेंट, उसमें तुम लोग मतलब एक साथ तो हो रही कॉलेज में, तो कैसे कोलैबोरेशन वगैरह करोगे, तो ये बताना था। तो जैसे तुम लोगों ने
जैसे आकाश सर ने बता दिया कि कैसे HTML बनाने हैं, तो ग्राफिका में लगभग कुछ वेबसाइट वगैरह बनाना होगा तुमको, तो अब तुम लोग कैसे करोगे कोलैबोरेशन वगैरह, तो वो बता दीजिए इसमें गिटहब में। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे तुम्हारी कोई टीम अच्छा होगी, ठीक है? सुन रोहित, इन लोगों को साथ में परफॉर्म करना है या अभी ये सिर्फ देख लें? नहीं, अभी देख लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हाँ, तो जैसे तुम लोग टीम बनाओगे तो किसी एक बंदे ने कोई भी एक बंदा रेपो बना देगा, ठीक है, ऑनलाइन डालने के लिए कोड। तो यहाँ से तुम न्यू रेपो बना सकते हो, ठीक है, और फिर बाकी उस पर कैसे काम करेंगे वो देख लेंगे हम। अब जैसे जैसे मैं कोई रेपो बनाता हूँ, ठीक है, या एक मिनट, इंटरनेट थोड़ा मेरा स्लो चल रहा है। तो पहले ये देख लेते हैं, जैसे ये आकाश ने एक रेपो बनाई थी सेकंड क्लास की, जो सर ने पढ़ाया था ना, CSS और HTML। तो अब जैसे इसकी ये रेपो है, तो अब मैं इसमें वो क्लोन वगैरह तो पता ही होगा कि अपने पीसी में कैसे डाउनलोड करना है तुमको, और कमिट कैसे करना है। तो ये वगैरह, एक मिनट, इंटरनेट आई थिंक, एक मिनट रुकना। तब तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर हम ये जो मीडिया वाला यूज़ कर रहे हैं डिफरेंट डिवाइसेस के लिए डिफरेंट वर्जन यूज़ करना, हम विंडोज़ हाँ व्यू भी तो फोर्स कर सकते हैं ना सर? वो आता है जो एनेबल देखो, वाला जो ऑप्शन है। हाँ तुम अब मुझे यही बताओ ना, विंडोज़ पे कितनी सारी स्पेस अवेलेबल थी? जैसे कि हमने अभी साइट पे देखा था 4 कार्ड्स आ रहे थे एक लाइन में, ठीक है। अगर मैं वो वाली चीज़ फोर्स करूंगा तो उस स्पेस में ही वो 4 कार्ड्स कितने कंप्रेस हो जाएंगे ना। समझ रहे हो? वो चीज़ अच्छी नहीं दिखेगी। बस मेन रीज़न ये है, करने को तो हम कुछ भी कर सकते हैं ना। ओके। स्क्रीन दिख रही है मेरी? हाँ शो हो रही है। अच्छा हाँ, ठीक है, तो पहले फॉर्क देख लेते हैं, फॉर्क क्या होता है। जैसे ये आकाश की रेपो थी, ठीक है, तो अब जैसे मुझे भी इस पे वर्क करना है, तो या तो ये कर सकता है कि मुझे इसमें कोलैबोरेटर ऐड कर दे, या मुझे एक तरीके से इसकी रेपो अपने में डाउनलोड, मतलब अपने प्रोफाइल में डालनी है, या मतलब अपने में वर्क स्पेस में रखनी है। तो उसके लिए हम फॉर्क यूज करते हैं। यहाँ पे कोई भी रेपो होगी ना, तो मैं यहाँ पे फॉर्क देख रहा होगा टॉप पे, राइट में दिख रहा है, लैग तो नहीं कर रही स्क्रीन? हाँ सब दिख रहा है, बिल्कुल सही है, कोई लैग नहीं। हाँ, हाँ, तो फॉर्क करोगे तो तुम्हारे में यहाँ पे यूजर नेम, मेरे में 2-3 ऑर्गेनाइजेशन आ रहे हैं, तुम्हारे में पूछा होगा फॉर्क करने को। तो फॉर्क यहाँ पे क्लिक करोगे तो क्या होगा ना कि जो आकाश की रेपो थी अब वो मेरी में उसमें आ जाएगी, मेरी रेपो लोकल रेपोज में आ जाएगी, मतलब इसमें क्या नाम है, मेरी प्रोफाइल में। जैसे अब पहले ये थी, इसमें लिख के आ रहा है फॉर्क फ्रॉम आकाश सक्सेना वगैरह। अब जैसे ये जो भी फाइल्स है ना, वो मेरे में ऑनलाइन उसमें भी आ गई, मेरी प्रोफाइल के अंदर भी आ गई। मैं इसमें कुछ भी चेंजेस वगैरह करता हूँ तो मैं भी वर्क कर सकता हूँ इस पे। तो ऐसे ही तुम लोग भी कर सकते हो कि जैसे कोई भी टीम मेंबर होगा तुम्हारे में एक, तो वो एक मेन रेपो बना लेगा और उस पर मतलब वर्क कर सकते हो तुम लोग एक साथ मिलके। एक तो ये था कि फॉर्क एक तरीके से तुम्हारा पर्सनल स्पेस जिसमें तुम लोग काम कर सको। और था कोलैबोरेटर कैसे ऐड करते हैं, तो जैसे एक तो ये ऐसा है ना कि जैसे आकाश सक्सेना की मैं जैसे कोई भी कोड में चेंजेस करूंगा, तो जब तक आकाश नहीं करेगा एक्सेप्ट, तब तक वो नहीं आएगा, मतलब इसमें कोड मर्ज नहीं होगा, इसमें कोड जाएगा नहीं। तो उसके लिए अगर आकाश मुझे मतलब किसी ने भी वो उसमें अपना मैं कोलैबोरेटर बनाएगा अपनी रेपो में, तो मैं डायरेक्ट एक्सेस कर सकता हूँ। तो वो देख लेते हैं कि कैसे करते हैं। तो जैसे कोई भी रेपो है, ठीक है, तो उसमें यहाँ पे सेटिंग्स दिख रहा होगा तुमको ऊपर टॉप पे, सेटिंग्स में जाके और यहाँ पे मैनेज एक्सेस करके यहाँ से तुम किसी को भी कोलैबोरेटर को ऐड कर सकते हो। जैसे मैं अक्षय सर को कर लेता हूँ जैसे इसमें, तो जैसे अक्षय सर, शर्मा सर है, ठीक है, या कोई और, तो मैं ऐड अक्षय शर्मा। तो अब सर जैसे कुछ भी चेंजेस करेंगे ना, तो मेरे में डायरेक्ट इस रेपो में कर सकते हैं सर चेंजेस, इस वाली रेपो में। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना? मेरे हिसाब से थोड़ा फास्ट जा रहा होगा, तुमको समझ आ रहा है क्या तुम लोगों को? यस सर। हाँ सर। ठीक है सर फिर, थोड़ा बढ़िया। सा फास्ट हो सर रहा वो है। अच्छा सेटिंग्स वाला देखो, एक बार और बताओ सर। फिर से एक बार सेटिंग्स, थोड़ा सा बता दें। अच्छा ठीक है, सेटिंग्स वाली ये है मैनेज एक्सेस में, जो सेटिंग पे क्लिक करोगे ना, तो मैनेज एक्सेस ऐसे बहुत कुछ दिखता है मतलब तुमको
तो मैनेज एक्सेस पे जब क्लिक करोगे ऑप्शंस के नीचे आ रहा हुआ, तो यहाँ से तुम किसी भी कोलैबोरेटर को ऐड कर सकते हो। तो होगा ये कि वो डायरेक्टली तुम्हारे कोड में चेंजेस कर सकता है। ठीक है, अब कोई भी बता दो, ये क्या नाम है, एफी मुझे अपना हैंडल नेम बताओ गिटहब का। सर पोलोनियम। सर नूब 504। एक बताओ कोई एक। सर पीयू। Noob 50 वो सुनाई दिया मेरे को। क्या? पीयू दूसरी स्लैश नहीं सॉरी हाइफन सॉरी हाइफन हेलो हाइफन हाँ नीचे वाला आकाश रावत। हाँ, तो अब जैसे मैं ऐड करूंगा तो तुमको एक मेल जाएगा कि मतलब मेरे नाम से कि तुमको कोलैबोरेटर ऐड कर ले, तो तुमको चेक करो मेल आया है कि तुमको कोई। तो उससे जब तुम एक्सेप्ट कर लोगे तो जैसे तुम्हारी तरीके से अब तुम इसमें कुछ भी डायरेक्ट चेंजेस कर सकते हो। जो भी कोड में तुम यहाँ पे इसे कोई भी फाइल में कुछ भी कमेंट डालोगे, कुछ भी डालोगे तो यहाँ पे डायरेक्ट अपडेट हो जाएगी इसमें। बट अगर मैं किसी को कोलैबोरेटर ऐड नहीं करूंगा तो वो अगर चेंज करेगा तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा यहाँ पे, तब तक वो मर्ज नहीं होगा उसमें। ठीक है, तो फॉर्क वाला समझ में आ गया होगा और कोलैबोरेटर कैसे ऐड करते हैं समझ में आ गया। हाँ, तो अब जैसे मैं यहाँ पे देखता हूँ, कोई कुछ बोल रहा था। वैसे सर अक्षय सर ने नहीं अभी तक करा है, तो बट तुमने कर लिया तो तुम्हारा आ गया यहाँ पे। आप तुम कुछ भी चेंजेस करोगे तो डायरेक्ट कर सकते हो इसी में। कोई कुछ बोल रहा था? हाँ, कोई कुछ पूछ रहा था क्या? क्लियर हो रही है ये वाली चीज कि उसने मेरी रेपो ली, उसको फोक कर लिया, फोक करने से क्या हो गया, वो उसकी रेपो बन गई। ठीक है, उसमें वो चेंजेस करेगा मेरे को पता नहीं चलेंगे, वो उसके चेंजेस हैं, मेरी रेपो में चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, उसके बाद में अगर उसको किसी को कोलैबोरेटर ऐड करना है तो वो सेटिंग्स में जाएगा और मैनेज एक्सेस में जाएगा। ठीक है, मैनेज एक्सेस में जाके वो किसी को भी इन्वाइट कर सकता है और जब वो बंदा एक्सेप्ट कर लेगा तो वो उस रेपो पे वर्क कर सकता है। इनको थोड़ा लाइव करके दिखाते हैं ना, ताकि थोड़ा आइडिया लगे कि ग्राफिका में इनको कैसे करना है टीम के अंदर। गिट पुल हटाना पुश हो सारी कोलैबोरेटर चीजें। से इतनी क्या दुश्मनी हो जाएगी कामाक्षी की किसी को ऐड करके हटाना पड़ जाए। वहीं पे ऑप्शन आ जाएगा डिलीट का। आता है शायद, यहाँ से हटा सकते हैं। वही सेटिंग्स में आ जाएगा। ये डिलीट का ऑप्शन आ रहा है जैसे यहाँ पे। अब जैसे मैं अब इसको हटा सकता हूँ, रिमूव पोलोनियम फ्रॉम द रेपो। एक बार इनको दिखा देते हैं ताकि कुछ एरर ना आए, थोड़ा बता देते हैं कि जब भी कमिट करना उससे पहले पुल करना चाहिए, और वो सब 3-4 लोग एक साथ काम कर रहे हो तो। अच्छा, इनको अभी तक इन लोगों ने पुश किया है ना, इनको पुल वाली चीज तो पता ही नहीं है, वो भी हाँ, एक बार वही एक्सप्लेन वाला कर दो। अच्छा ठीक है, तो पुल बेसिकली होता है जैसे जैसे ये पुल वाली बता दी थी मैं सर को। हाँ, अब जैसे इसमें मैं कुछ भी चेंजेस कर देता हूँ। ठीक है, अभी तो जैसे इसमें दो या 3 कोलैबोरेटर है। ठीक है, तो अब होगा क्या कि जैसे मेरे पीसी में था यहाँ तक इतना कोड पड़ा था। ठीक है, अब हुआ क्या कि जो किसी ने भी आके इसमें थोड़ा सा एक लाइन और अपडेट कर दिया, तो ये ऑनलाइन तो अपडेट हो जाएगा, बट मेरे उसमें पीसी में अपडेट नहीं होगा। मतलब एक तरीके से क्या नाम है, मेरे लोकल में नहीं होगा अपडेट। ठीक है, तो उसके लिए वो गिट पुल यूज करते हैं हम लोग, गिट पुल ओरिजिन मास्टर। शायद मैंने बनाया था कुछ। मैंने बनाया था, 1 मिनट अगर मिल जाए तो। अच्छा नहीं, इस पर नहीं है। अच्छा ठीक है, छोड़ो फिर उसको। हाँ, तो बेसिकली ये है गिट पुल ओरिजिन मास्टर कमांड यूज करते हैं हम उसके लिए, जैसे ऑनलाइन को अपने लोकल में डाउनलोड करने के लिए। बता दिया था शायद लास्ट क्लास में बता दिया था शायद ही। आवाज आ रही है ना मेरी? हेलो सर फुल कमांड नहीं कभी किया, आपने नहीं किया कभी यहाँ पे? सर पुल रिक्वेस्ट वाला पार्ट नहीं हुआ था सर। अच्छा, पुल रिक्वेस्ट। ठीक है, तो वो पुल शायद रिक्वेस्ट एंड पुल वाले दोनों चीजें नहीं हुई थी तो क्या बोलते हैं रोहित, एक बार स्टार्टिंग से चलते हैं। लाइक 2 लोग कोई कोलैब कर लो, आकाश एंड रोहित,
फिर जैसे ग्राफिका में जैसे सारी चीज़ें होंगी वैसे करके एक सिंपल चल सकते हैं, डेमो दिखा सकते हैं। हाँ बस ग्राफिका में कैसा होना है, पहले वो मेन चीज़ पे फोकस करते हैं, फिर बाकी देखते हैं, टाइम बचता है तो। उसी में ही आ जाएगा पूरा पुल रिक्वेस्ट वगैरह वो सारी चीज़ें। अच्छा सुन रोहित, ये जो मेरी हाँ क्लास वाली रेपो है ये बनी हुई है अभी, हाँ मैं इसमें तेरे को कोलैबोरेटर ऐड करता हूँ, फिर तो इसमें चेंजेस करना, ठीक है? अच्छा ठीक है। कोलैबोरेटर ऐड वाली चीज़ तो ये लोग समझ चुके हैं। एक मिनट रुकना। ठीक है, मैंने तेरे को इनवाइट भेज दिया है। ऐसे मेल आते मेल होंगे चेक, लोगों को। एक मेल चेक मिनट, कर ले। ये मेल आएगी जब वो कोई मतलब कोलैबोरेटर ऐड करेगा, ठीक है? ठीक है, तो अब इसमें मैं भी जो इसमें चेंजेस करूंगा वो डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है? तो अब जैसे मैंने फॉर्क कर ली थी ये रेपो ना, तो मैं अपनी फॉर्म रेपो में कुछ चेंजेस करता हूँ। कहाँ गई वो? एक मिनट। इसका नाम क्या था? CSS क्लासेस। अब जैसे मैं इसमें कुछ भी अब अपडेट कर देता हूँ ऑनलाइन, ठीक है? कोई भी कमेंट डाल देता हूँ जैसे, ठीक है? तो उसके बाद जैसे मैं इसमें कमिट कर देता हूँ यहाँ से। तो अब जो है जैसे तुम लोग इस पे जाओगे कोई कमेंट डाल रहे। CSS तो है ऊपर, ऊपर CSS है। ऊपर कहाँ पे CSS है? ये स्टाइल में दे रहा है ना कमेंट, चल जाता है स्टाइल में ऐसे। अच्छा कोई बात, तो कुछ भी ऐड करोगे तो मैं एक तरीके से एग्जांपल हाँ बता रहा हूँ, जैसे कुछ भी ऐड करोगे, ठीक है? तो यहाँ पे ये लिख के आ जाएगा कि आकाश की चेंज कर दी थी मैंने। अच्छा ठीक है, तो अब जैसे कोई बात नहीं, डायरेक्ट ऐड हो गया होगा मेरे ख्याल से ना? हाँ, क्योंकि मैं कोलैबोरेटर ऐड था इसमें। मैं अपने अब में चेक करता हूँ फिर बताता हूँ। अब तो अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखा दे कि ऐड हो गया हो। मेरी स्क्रीन दिख रही है तुम लोगों को? अभी अभी मैंने अपडेट किया था, तो ये मेरी रेपो है, मैं अपनी रेपो हूँ, मतलब मैंने कुछ भी कहीं से उठाई नहीं है ना ये। पर अब देखो इसमें यहाँ पे द फ्यूज़ लिखा आ रहा है, और इसमें लिखा आ रहा है कि इसने 38 सेकंड्स पहले चेंजेस किए हैं, ठीक है? अब मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा तो देखो मुझे पता चल रहा है कि अच्छा इसने ये वाली लाइन ऐड की है, और इसको मेरे से पूछना नहीं पड़ा कि इसको लाइन ऐड करनी है या नहीं करनी। क्यों नहीं पूछना पड़ा? क्योंकि मैंने इसको कोलैबोरेटर ऐड किया था, और मैंने इसको खुद पहले परमिशन दी थी कि ऐसा तुम कुछ भी चेंजेस कर सकते हो, मतलब जितने राइट्स मेरे पास है ऑलमोस्ट उतने ही राइट्स इसके पास है एटलीस्ट इस फाइल में चेंज करने के। ठीक है, ये चीज़ समझ आ रही है? बस मैंने कोलैबोरेटर ऐड किया, उसने अपने कंप्यूटर से चेंजेस किया और मेरे में आ रहे हैं यहाँ पे, है ना, मेरी फाइल्स में भी। तो कैसे साथ में वर्क कर पाओगे, ये वाली चीज़ समझ आ रही है ना? अब रोहित एक बार CLI में दिखा दें कि ये चीज़ कैसे करेंगे वो लोग। VS कोड के अंदर चेंजेस करते हुए दिखाना ना, कि VS कोड से कैसे पुश करेंगे, और गिट लेंथ के बारे में बता देते हैं। एक बार CLI में दिखा दें, उसके बाद में ये लोग अच्छे से समझ जाएंगे, मतलब ऑनलाइन तो सब कुछ नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, तो जैसे पहले तो मैं ये कर लेता हूँ, क्या नाम है? अच्छा तुम्हें ये ऑनलाइन वाली चीज़ समझ आ गई ना? यस सर। थोड़ा सा भी डाउट हो तो पूछ लेना, क्योंकि थोड़ी सी भी गलती से बड़े बड़े एरर हो जाते हैं गिटहब में। और फिर तुम बहुत देर तक बैठे रह जाओगे। और जैसे मैंने यहाँ पे आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो? यस सर। यस सर। अच्छा ठीक है, तो जैसे मैंने अपने में लोकल में से इसका डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है? तो एक मिनट ये, अच्छा ठीक है, तो एक मिनट।
सॉरी 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 तो जैसे मैं इसके फोल्डर के अंदर जैसे देखो जो इसने फाइल बनाई थी ना, एक फोल्डर है इसके अंदर CSS क्लासेस 2 करके, ठीक है। फिर उसके अंदर इसने एक फाइल बनाई थी, मैं लोकल में डाउनलोड कर लिया अपने, ठीक है। ये तो लास्ट में बता ही दिया था लास्ट में अपने कि कैसे करना है। तो जैसे index.html मैंने अपने लोकल में कर ली, ठीक। अब मैं इसको जैसे VS Code में खोल लेता हूँ, ठीक है। तो ये अब जैसे ये कमेंट यहाँ पे हट रहा है, तो ठीक। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, ये कमेंट हटा देता हूँ इसमें, ठीक है, और इसको कर देता हूँ सेव, ठीक है। तो उसके बाद अब जैसे मैं इसमें दोबारा से कोड, जैसे अब मैंने सेव कर लिया है, बट यहाँ पे तो कोड अपलोड नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ होगा, यहाँ पे कमेंट आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है तुम लोगों को, ठीक है। तो अब जैसे मैं दोबारा से पुश करता हूँ, वो कमेंट कर देता हूँ कोड, सर स्क्रीन थोड़ी सी लैग हो रही है शायद से। अच्छा हाँ, अभी दिख रही है ना गिट पुश ओरिजिन मास्टर? हाँ मतलब मेरे को तो सही दिख रही है। आई गेस थोड़ा सा नेट इश्यू होगा तुम्हारी साइड में। अब जैसे देखो इसमें मैंने डायरेक्ट कोड पुश कर दिया, ठीक है, लोकल से। अब जैसे यहाँ पे तुमको दिखेगा, इसमें रिफ्रेश करता हूँ। थोड़ा लैग हो रहा है, थोड़ा लैग हो रहा है। अभी तो पासवर्ड एंटर किया तूने अभी हमारी स्क्रीन पे। अच्छा ठीक है। तो अब जैसे मैंने पुश कर दिया, उसके बाद अभी स्क्रीन दिख रहा है, गिटअप दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। यस ठीक सर, है। अभी तो गिटहब दिख रहा है। हाँ, तो ये कमेंट डिलीटेड करके जो मैंने 39 सेकंड से वो कमिट किया था, ठीक है। तो अब तुम index.html के अंदर जाओगे तो तुम्हें वो नहीं दिखेगा, कमेंट डिलीट हो गई है, ठीक है। अब जैसे सक्सेना तू कुछ चेंजेस कर दे इसमें, मतलब जैसे मैंने चेंजेस करके पुश कर दिया, ठीक है। अब तुम्हारा कोई दूसरा टीम मेंबर है, ठीक है, वो भी चेंजेस करता है और वो जैसे कमेंट कर देता है जैसे मैंने किया, ठीक है। अब जैसे सक्सेना स्क्रीन कुछ शेयर कर ले। सक्सेना हाँ स्क्रीनशॉट मैं कर यहीं ले। से ऑनलाइन ही कर रहा था वैसा तो जल्दी से। तो यहाँ पे स्क्रीन दिख रही होगी आई गेस मेरी। मैंने एक कमेंट ऐड कर दिया यहाँ पे और इसको कमिट कर रहा हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पे तुम्हें पहली चीज़ तो मैसेज लिखना होता है, जैसे कि आवाज़ आ रही है ना मेरी। कोशिश करना कि यहाँ पे जो तुम कमिट्स में मैसेजेस लिख रहे हो ना वो रेलेवेंट हो, क्योंकि कई बार क्या होता है तुम गलतियाँ कर सकते हो, तो तुम्हें पीछे वाले कमिट्स पे जाना पड़ेगा। जैसे कि हमने तुमको दिखाया था ना कि पीछे वाले कमिट्स पे कैसे जाते हैं। तो अगर तुम्हें जाना पड़ेगा और अगर ये मैसेजेस रेलेवेंट होंगे तो तुम्हें वहाँ पर देखते ही समझ आ जाएगा कि वो चीज़ कैसे करनी है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी नए ब्रांच मत बना देना, सेम ब्रांच में कमिट करना। ब्रांच वाली चीज़ से अभी दूर रहो मैं कहूँगा, बता देंगे ये आगे। इस पे मैंने कमिट किया तो मेरे चेंजेस आ गए होंगे अभी। जैसे कि मैं इधर जाता हूँ तो इधर लेटेस्ट कमिट में दिख जाएगा कि मेरे चेंजेस आए हैं। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखो 13 सेकेंड्स अगो एक कमिट आया है। साथ में मैं इसमें जाऊँगा और इधर कमिट्स में जाऊँगा तो मुझे दिखेगा कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। जैसे कि मैंने 9 जैन को क्या किया था, इस फाइल को बनाया था और इस रेपो को बनाया था, ठीक है। और इसका कमिट का नाम मैंने ये दिया था, CSS क्लास दिया था। फिर अभी 7 मिनट पहले रोहित ने क्या किया, इसमें चेंजेस किए, फिर कमेंट डाला था उसने, फिर उसने क्या किया, कमेंट डिलीट किया, फिर अभी मैंने क्या किया, कमेंट ऐड किया। तो ये सारी चीज़ें तुमको यहाँ पे दिख रही हैं बिल्कुल, और ये तुमको इनकी आईडीज़ भी दिख रही हैं, मतलब जिससे कि कभी तुम्हें आगे या पीछे जाना है। और तुम चेंजेस भी देख सकते हो किसी भी कमिट पे। तुम क्लिक करोगे, जैसे कि ये वाला कमिट है, मैं इस पे जाऊंगा तो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं कि दोनों में मेरे चेंजेस क्या थे। मैंने 117th लाइन पे ये वाली चीज़ ऐड करी है, तो तुम ऐसे अपने कमिट्स कंपेयर भी कर सकते हो, ठीक है। दिख रही है ना ये वाली चीज़ें। अब देखो जब मैंने ये चेंजेस किए तो वो चेंजेस रोहित अपने लैपटॉप पे कैसे लेगा, ठीक है। ये देखना, अब यहाँ ये वाली चीज़ दिख गई ना तुमको, मैंने चेंज किया, कमिट किया और वो सारी चीज़ें चली गई, है ना। यस सर।
लेकिन मान लो आकाश और रोहित एक साथ काम कर रहे, तो रोहित ने भी उधर कोई उसी टाइम चेंज किया जिस टाइम आकाश ने किया, तो तुम्हें कमिट करने से पहले हाँ। हमेशा पुल करना होता है, वो रोहित अभी दिखा देगा। रोहित एक बार 117th लाइन पे चेंज करना, ठीक है? अच्छा ठीक है, एक बार तो स्क्रीन दिख रही शेयर है? कर स्क्रीन, उनको समझ आ जाएगा वो वाली चीज़ क्या बोल रहा है वो एक ऋषभ। बार पुल मत करना, पहले पुल करने से हाँ, पहले ही 117 लाइन पे चेंज कर देना। चेंज कर, अच्छा नेम ठीक वाली है। लाइन होगी वो। अब जैसे यहाँ पे तुम देख रहे हो 117 का भी मैंने मतलब पुल नहीं किया है, मतलब अभी कोड अपडेट नहीं किया, तो मेरे लोकल में है नहीं वो। इसमें मैं क्या करूँ मतलब इसमें? जो चेंजेस मेरे वाले थे वो आए नहीं है। हाँ अभी इस पे ठीक है। कुछ भी, मान लो कि मतलब आकाश ने जहाँ पे चेंज किया वहीं पे रोहित ने भी चेंज कर दिया। हाँ ठीक है, अब जैसे मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है, अब मैं दोबारा से। अलग चीज कर कमेंट कुछ और थोड़ा डाल दे। अलग कमेंट अलग डालता है। ठीक है, तो जैसे अब जैसे मैं दोबारा से अगर वो थोड़ा सा करता हूँ। थोड़ा सा तेरा डिले है। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, अब तो दिख रहा, अभी दिख रहा ना? हाँ हाँ, अभी दिख रहा है, तो तेरा वो खुल गया। कि जैसे ही रोहित कमिट करके पुश करने की कोशिश करेगा तो वो एरर दिखाएगा वहाँ पे। अब रोहित ने चेंजेस किए, रोहित क्या करेगा, अपने चेंजेस को पुश करेगा, तो ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो आ रहा है ना रिजेक्टेड, क्योंकि मेरे में वो अपडेटेड नहीं है, ठीक है, तो इसलिए मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह से आ गए, ठीक है। अभी स्क्रीन पे आएगा हमारी तरफ। अभी तक स्क्रीन लैग हो रही है क्या? अभी देखा नहीं आ है तुम गया लोग? आ गया आ गया। बहुत थोड़ा सा लाइव हो रहा है, 10-20 सेकंड का। हाँ तो ठीक है, अब जैसे मुझे क्या करना पड़ेगा ना, इससे पहले मुझे पहले से वो कोड डाउन अच्छा इसको ना। देखो, ये हुआ क्या, वहाँ पे यहाँ पे हिंट में रिजेक्टेड लिखा आ रहा लिखा है। हुआ आ रहा है। हिंट्स पढ़ो तुम लोग। देखो हाँ हिंट्स अब पढ़ो, ये जैसे रिजेक्टेड लिखा आ रहा है, तो हिंट्स में क्या दिया हुआ है, अपडेट्स वर रिजेक्टेड बिकॉज रिमोट कंटेन्स वर्क दैट यू डू नॉट हैव। इसका मतलब क्या है, ये तो तुम लोकल में तुम्हारा जो कोड है वो ऊपर वाले कोड से मैच नहीं कर रहा जो तुम्हारा गिटअप पर पड़ा हुआ है। मतलब ये तुमको बता रहे कि अब गिटअप पे जो तुम्हारा कोड पड़ा है उसमें एक्स्ट्रा चेंजेस हैं जो कि तुम्हारे कोड में नहीं है। तो अगर तुम और उन चेंजेस को अपने कोड में जब तक नहीं लोगे और इसको पुश कर दोगे तो क्या होगा, वो वाले चेंजेस चले जाएंगे, जबकि वो काम के हो सकते हैं ना, इनफैक्ट काम के होंगे तभी वहां पे पड़े हुए हैं। तो थर्ड लाइन वही में वो चीज वो बता भी बता रहा है रहा है। कि गिट पुल करना हम्म। है। ठीक है, तो इसकी अब मुझे अगर जैसे अपना उसका जो रिमोट पे जो कोड है वो अगर डाउनलोड करना है तो कैसे करूँगा मैं? गिट पुल ओरिजिन मास्टर, ठीक है, ये कमांड यूज करूंगा मैं। तो अब जैसे देखो यहाँ पे लिख के आ गया कि हैड के देख रहे हो नहीं। कि यहाँ पे दोनों ने सेम पे चेंज किया था, इसलिए वहाँ पे वो दोनों दिखा रहा है, और तुम्हें पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि तुम्हें अपना चेंज रखना है वहाँ पे, या फिर जो उधर से पुल करके किसी और का चेंज आया वो रखना है तुम्हें। देखो अगर उसने क्या अलग अलग किया, जगह चेंज होता तो ऐसा नहीं होता, लेकिन सेम जगह चेंज किया इसलिए ऐसा हो रहा है। बेसिकली हुआ क्या, जो चेंज मैंने किया वो उसके चेंज से ओवरलैप कर रहे थे, तो इसलिए ये चीज़ ये पुश पुश तो इसलिए नहीं कर पा रहा था क्योंकि वहां पर एक्स्ट्रा चेंजेस अवेलेबल थे, वो लूज हो जाते अगर ये अपना कोड पुश कर देता, क्योंकि इसके कोड में वो वाले चेंजेस नहीं होते। बट अब जब चेंजेस इसने पुल किए, मतलब गिटअप से अपने लोकल में कंप्यूटर में इसने चेंजेस लिए, तो उसने दिखा दिया कि सेम जगह पर ये वाले चेंजेस आए हैं। तो अब तुम्हारे VS कोड में तुम डिसाइड कर सकते हैं कि तुमको अपने वाले चेंजेस लेने हैं या फिर इनकमिंग चेंजेस लेने हैं, तो बस यही चीज़ थी। वहाँ पे तुम करंट चेंज और वो जहाँ पे ग्रीन और ब्लू वाली चीज़ आ रही है इस पे होवर करोगे तो तुम्हें दिख जाएगा वहाँ पे एक्सेप्ट इनकमिंग चेंज, एक्सेप्ट बोथ चेंज करोगे तो वो दोनों लाइंस अलग अलग वहाँ पे लिखी जाएंगी, या एक्सेप्ट करंट चेंज करोगे तो जो तुम्हारा कोड है वो रहेगा। ठीक है, तो दिख गया ना, समझ में आ गया ना सबको इतना तो? समझ आ रही है क्या चीज़ हो रही है या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तुम दोनों यहाँ से चेंजेस कर दो तो वो ओवरलैप कर सकते हैं, वो वाली प्रॉब्लम हो सकती है। साथ में किसी ने चेंजेस डाल दिया और तुमने उन चेंजेस को अगर पुल नहीं किया, मतलब अपने कंप्यूटर पे नहीं लिया, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि वो चेंजेस इस तरह से तो लूज हो जाएंगे ना। मान लो तुमने यहाँ से पुश कर दिया और गिटहब वो अलाउ कर देता, तो तुम्हारे कोड में वो चेंजेस थे ही नहीं। मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ और मैंने उसमें स्किल सेक्शन ऐड किया, ठीक है, उसका मैंने बहुत लंबा सा कोड लिखा, पर जो रोहित था वो दूसरे सेक्शन पे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो हाँ, रोहित था तो वो दूसरे सेक्शन पे वर्क कर रहा है, तो रोहित ने अपना काम किया और अगर वो पुश करता और गिटहब अलाउ कर देता,
तो रोहित का सेक्शन तो आ जाता कोड में, पर मेरा सेक्शन तो गायब हो गया ना, तो वो कोड मेरे को चाहिए था ना, तो इसलिए पहले क्या करना पड़ेगा, रोहित को पुल करना पड़ेगा अगर ऑनलाइन एक्स्ट्रा चेंजेस अवेलेबल हैं तो, और उसके बाद में फिर रोहित पुश कर सकता है। समझ आ रही है ये चीज़? कामाक्षी तुमने किया क्या ना, अपनी रेपो फॉर्क करने की कोशिश करी है। खुद की रेपो क्यों फॉर्क कर रहे हो? वो तुम्हारी है पहले से। हाँ, जो चीज़ तुम्हारी है उसको तुम किससे ले रहे हो, मतलब समझ रहे हो वाली चीज़? दूसरों की तुम रेपो किसी और की रेपो फोक कर सकते हो और अपने तुम्हारे प्रोफाइल के अंदर आ जाएगी वो, और उसमें चेंजेस कर सकते हो, उनको पता नहीं चलेगा, बस उनको ये पता चलेगा कि अच्छा इसको फोक किया है किसी ने, नंबर दिख रहा है तुमको वहाँ पे, पर उनको चेंजेस पता नहीं चलेंगे। इसके बाद में एक और तरीका होता है इस रेपो से चेंज करने का, बट अभी तुम कोलैबोरेटर वाला देखो, या बता सकते हैं अभी टाइम है, रोहित बता दे वो वाला भी, फोक करके पीआर वाले चेंजेस। थोड़ा सा ग्राफिका में जितना जितना इम्पोर्टेंट है वो बता देते हैं पहले। अच्छा, इतनी वाली ये वाली चीज़ क्लियर है सबको, ये बताओ। बोलो भाई बोला करो क्या हो गया क्लास के बाद में, तो यस सर, इतने थोड़ा हो गए हो बहुत। तुम लोग। सर जो आपने बोला हाउस करने पे एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आएगा, वो सर दिखा दीजिए। एक बार एक्सेप्ट वाला चीज दिखा दे, चेंजेस तूने एक्सेप्ट कर लिए क्या? सर एक बार आप वर्बली बता सकते हैं क्या, वीएस कोड से कैसे, उसके बाद क्या किया वीएस कोड से कोई चेंज करने के बाद वर्बली? एक बार फिर से रोहित जल्दी से रिकैप जैसा दे दे, ऐसा कुछ। नहीं सर, बस बोल कर बता दीजिए, वो काफी रहेगा। हाँ मैं देखो पहले बताता हूँ बता दे। कि गिटहब मतलब वीएस कोड के अंदर जब भी तुम कुछ चेंज करोगे तो तुम अगर स्टार्टिंग चेंज कर रहे हो तो तुम आराम से उसको पुश कर सकते हो अपनी रेपो में, और फिर वहाँ पे तुम कोलैबोरेटर ऐड कर सकते हो जो तुम्हारे साथ टीम काम करेगी। अब वो टीम एक साथ काम करेगी ग्राफिका के अंदर, तो बहुत सारे चेंजेस एक साथ हो रहे होंगे ना, तो इसलिए क्या होता है कि किसी एक ने कोड पुश कर दिया और दूसरे ने उस चीज़ को पुल नहीं किया, तो उसके पास वो कोड नहीं है लेकिन वो ऑनलाइन जा चुका है। तो गिटहब को प्रॉब्लम होती है कि पहले से यहाँ जो कोड पड़ा है वो तुम्हारे वाले कोड से थोड़ा डिफरेंट है, तो मर्ज करना पड़ता है वहाँ से कि पहले जो ऑनलाइन कोड रखा हुआ है वो मेरे पास लोकली आ जाए, फिर मैं उसमें अपने चेंजेस डाल के पुश करूँगा। तो इसलिए तुम पहले गिट पुल यूज़ करते हो, फिर वो जो गिट ऐड और गिट कमिट और गिट पुश होता है वो यूज़ करते हो। ओके सर, थैंक यू सर। और इनको एक बार गिट लेंस भी दिखा दे रोहित, अगर दिखा सकता है तो। गिट लेंस? हाँ, मतलब एक्सटेंशन है वीएस कोड का, जिससे तुमको तुम्हें कोड के अंदर ही पता चलता रहेगा चेंज किया था। ठीक है, वो दिखा दूँ तब तक तुमको समझ आ रहा है ना कि गिटहब में हो क्या रहा है? मतलब बेसिकली क्या है कि एक ऑनलाइन सर्वर या कुछ भी समझ लो तुम, डेटाबेस, वहाँ पे तुम अपना कोड अपलोड करते हो, सेम लोग एक ही कोड एक ही प्रोजेक्ट पे वर्क कर सकते हैं, और अपने चेंजेस अपने लैपटॉप से करके वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, फिर कोई और वो चेंजेस वहाँ से अपने लैपटॉप पे डालकर उसी कोड में आगे वर्क कर सकता है। ठीक है, तो जब तुम अपने लैपटॉप से ऊपर वाले मतलब गिटहब पे कोई भी कोड डाल रहे हो, तो इसको हम पुश करना कह रहे हैं क्योंकि हम डाल रहे हैं, और पुल करना क्या कह रहे हैं, वहाँ से हम अपने उसमें जो भी चेंजेस हैं एक्स्ट्रा या जो भी चेंजेस हैं उनको अपने लैपटॉप में ले रहे हैं, तो उसको पुल करना कह रहे हैं। समझ आ रही है ना चीज़ें? गिटहब का आइडिया लग रहा है नहीं किस तरह से वर्क कर रहा है? थोड़ा सा इमेजिन कर पा रहे हैं ना चीज़ों को? सर पहले क्लोन करेंगे फिर पुल करेंगे। देखो पहले फर्स्ट टाइम क्लोन करना पड़ेगा तुमको। फर्स्ट टाइम, हाँ तुमको, क्योंकि तुम्हारे पास में वो रेपो होगी नहीं ऑफलाइन, तो तुमको उसको पहले क्लोन करना पड़ेगा ना लैपटॉप में एक बार। मतलब अगर तुमने ही बनाई है तो तुम्हारे पास तो होगी, बट जितनों को तुमने कोलैबोरेटर ऐड किया है उनके पास में वो चीज़ अभी है ही नहीं, तो तुमको एक बार पहले उसको क्लोन करना पड़ेगा, फिर उसमें तुम चेंजेस कर सकते हो, एंड देन पुश एंड पुल जो भी रिक्वायर्ड होगा। रोहित वो उस टैब के अंदर ना उसको ऑथराइज करना पड़ता है Yes, गिट sir. लेंस को गिटहब के अंदर। तो बंद हो गया मेरे से। अच्छा ठीक है, ये बाद में देख लेंगे। हमें वो भी बताना है क्या क्या नाम है वेबसाइट जैसे कैसे होस्ट करनी है? हाँ, वेबसाइट वाला होस्ट वाला बता दे। हाँ वो भी बताना है। अच्छा ठीक है सर तो फॉक वाला भी एक बता मिनट, दीजिए। हाँ 1 मिनट रुक जा रोहित, तो मेरे को स्क्रीन हाँ शेयर करके मेरे को एक बार इसको पूरा रिवाइज करवा लेने दे, क्योंकि शायद थोड़ा कंफ्यूजिंग ठीक हो ठीक गया हो। ओके सर। देखो अगर कुछ भी किसी को समझना है तो बताते रहना, क्योंकि हम हैं ही यहाँ पे इसीलिए, अगर समझ नहीं आया तो
हमारे और तुम्हारे दोनों होने का कोई फायदा नहीं होगा ना। और गिटहब बहुत सेंसिटिव होता है, थोड़ा सा एरर बहुत बड़ी गलतियां करवा देता है कोड में। मतलब मेरी स्क्रीन दिख रही स्क्रीन है? दिख रही है? यस सर, दिख रही है। हाँ सर, दिख एक रही है। हाँ, तो चलो एक एकदम रियल वर्ल्ड सिचुएशन लेते हैं। मैं अभी प्रैक्टिकली तो नहीं दिखाएंगे, ठीक है, बट एक बार जस्ट एक रिकैप के लिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्क्रीन दिख रही है सबको? कोई लैग वैग तो कुछ नहीं हो रहा बिल्कुल अभी? कोई लैग नहीं है सर। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले मैं आया, सपोज कोई भी एक यूजर आया, मुझे जल्दी से 3 नाम बता दो एफीस। सपोज कोई एक टीम में तुम लोग ग्राफिका में पार्ट ले रहे हो, तो मुझे जल्दी से 3 नाम बताओ कोई। सर प्रियांशु, प्रियम, उमंग कुमार। प्रकाश। प्रियांशु, प्रियम, उमंग, ठीक है। यस ये मैंने 3 नेम्स ले लिए। सबसे पहले क्या किया, चलो प्रियांशु लीडर है इसका, ठीक है। तो प्रियांशु ने क्या किया, प्रियांशु, सॉरी यार स्पेलिंग के लिए, ठीक है। प्रियांशु लीडर है। प्रियांशु ने क्या किया, सिंपल एक अपने एक रेपो बना ली, ठीक है। गिटहब पे रेपो बना ली। इतना समझ में आया? क्या किया प्रियांशु ने, एक गिटहब पे सिंपल एक रेपो बना ली, जिसमें क्या करेंगे ये लोग, प्रोजेक्ट करेंगे अपना। और अरे पहली बार यूज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज उन्होंने ग्राफिका नेम से एक रेपोजिटरी बना ली जिसमें वो कोड करेंगे। यहाँ तक समझ में आया? अब क्या है, इसके जो टीममेट्स हैं, सपोज इसका एक टीममेट है क्या नाम है, दूसरा नाम क्या था? सर उमंग। प्रियांशु, उमंग, ठीक है। एक टीममेट ये है, और दूसरा टीममेट कौन है अपना? प्रियम। पीएम, ठीक है। ये हो गए, ये दोनों टीममेट हैं। अब इनको भी इस कोड में क्या बोलते हैं, साथ में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि तीनों मिलके एक प्रोजेक्ट बना रहे हो, ठीक है। यहाँ तक ये सिचुएशन समझ में आई? सिचुएशन क्या है अभी? यस सर। रिस्पॉन्स तो कर, हाँ जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करते हैं। हम जल्दी से 5-7 मिनट्स में रैप करेंगे इसको। तो इसने ये किया। अब प्रियांश, उमंग हो गया या प्रियम हो गया, दो मतलब ये कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं किसी एक का केस लेके चलूंगा कि कोई एक बंदा होगा तो कैसे करेगा वो, ठीक है। तो सपोज मतलब सारे बंदे एक ही काम करेंगे, तो मैं किसी एक को लेके चल रहा हूँ। जैसे सपोज प्रियम हो गया, तो प्रियम सबसे पहले क्या करेगा, यहाँ पे ये वाली जो रेपो है, प्रियम इस वाली रेपो को फोक करेगा, ठीक है। फोक क्लोन करेगा, चल ठीक है। और उससे पहले सेटिंग्स में जाके ये जो प्रियांशु है, ये इन दोनों को एक्सेस दे देगा। एक्सेस देना सेटिंग्स में जाके समझ आ गया कैसे देना है हमें एक्सेस? यस सर। यस सर। हाँ, यस जब ये सर। इन दोनों, जैसे तुम्हें मैं अपना जीमेल ओपन करके दिखाऊं, तो सॉरी जैसे अभी मेरे को एक्सेस की रिक्वेस्ट आई थी, एक या दो रिक्वेस्ट आई थी आई गेस। कामाक्षी दीक्षित 28 से एक रिक्वेस्ट आई है, एक रोहित कुमार से 2 रिक्वेस्ट आई है, ठीक है। एक ये व्यू इनविटेशन करके एक ये है, एंड दूसरी रोहित कुमार की ये है व्यू इनविटेशन। तो अगर मैं इनको एक्सेप्ट कर लूंगा तो मैं उस कोड में एक्सेस आ गया मेरा। तो ऐसे ये प्रियांशु, उमंग और प्रियम, इन दोनों को या जितने भी मेंबर्स होंगे उसकी टीम में, उनको सबको एक्सेस भेजेगा। अब जब वो एक्सेस कर लेंगे तो वो सिंपल क्या करेंगे, क्लोन करेंगे। क्लोन करने की अपनी कमांड क्या होती है, गिट क्लोन, और वो रिपोजिटरी का नेम repository.गिट, जो एंड में यूआरएल जितना था वो उतना। ये समझ में आया? क्लोन कर लिया उन्होंने, इतना समझ में आया सबको? तो क्या हुआ, सबके लोकल पीसी में उनका कोड आ गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सब? यस सर। यस सर। ठीक है। अब हाँ, अब हम क्या आते हैं, सपोज मैं यहाँ पर आऊँ, यहाँ पे सपोज दूसरा बंदा कौन था, उमंग था। उमंग हो गया। ऐसे ही यहाँ पे एक को मान लो, ये हो गया अपना प्रियम, ठीक है। दो दो बंदों का केस लेता हूँ। सपोज इसने कुछ चेंजेस किए कोड में, ठीक है। कोड में इसने चेंजेस किए, और वहीं पे दूसरे बंदा भी, दोनों ही साथ में काम कर रहे होंगे, तो इस बंदे ने भी कोड में कुछ चेंजेस किए, ठीक है। दोनों ने चेंजेस किए।
अब तुम सबसे पहले, अब तुम्हें क्या करना है, अपनी टीम को मतलब सबको सेम लेवल पे लेके आना है कि मैंने जो चेंज किए हैं वो तुम लोग देख लो क्या क्या मैंने चेंज किए हैं, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे क्या करोगे तुम, सबसे पहले यहाँ पे कुछ कमांड्स डालोगे। सबसे पहली यहाँ पे कमांड क्या आएगी, एक मिनट, सबसे पहले क्या करोगे, सपोज उमंग ने चेंज किया, उमंग मुझे जल्दी से बताएगा वो सबसे पहले काम क्या करेगा यहाँ पे, है उमंग हेलो मीटिंग में? यस सर। हाँ हाँ हाँ, हाँ सबसे सर। पहले क्या करेगा, तूने सपोज कुछ चेंजेस कर लिया, अब तू सबसे पहले क्या करेगा यहाँ पे? सर चेंज करने के बाद उसको वापस सर अपलोड करना होगा ना GitHub हाँ, में। अपलोड करना तो होगा। अपलोड अपलोड करने करने को के लिए क्या तेरी बोलते हैं? स्टेप्स कौन सी हैं? पहले पुल करेंगे सर। नहीं, अगर पहले पुल करोगे वो जनरल Git प्रैक्टिस में ads तुम्हें फील आ जाएगी कि पुल क्यों करना है मुझे, मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ कि पुल क्यों करना है। तो जैसे सपोज उमंग ने चेंज कर लिया, उमंग को नहीं पता प्रियम ने क्या चेंज किए हैं क्या नहीं किए, ठीक है। तो सबसे पहला केस, सबने क्लोन किया, उसके बाद सबसे पहले उमंग ने क्लोन करके चेंजेस करके वो पुश करना चाहता है उस चेंजेस को। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, गिट ऐड एड कमिट, डॉट ये करेगा। यस। फिर कमिट, उसके बाद क्या करेगा, गिट चेंज नेम, कमिट, हाँ चेंज गिट कमिट -m, और इसके बाद क्या करेगा उमंग, ऐसे उमंग उसका नेम तो दिख ही जाएगा, चेंज्ड नेव बार या कुछ कोई भी पेज का नेम दे देगा वो, ठीक है, कि उसने ये चेंज कर लिया, ठीक है। यहाँ पे कमिट में समझ आया, ताकि बाकियों को पता चल जाए कि इसने कौन सा में चेंज किया है। अब अपना थर्ड क्या आएगा, गिट पुश, पुश ओरिजिन मास्टर या मेन जो भी है तुम्हारा, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? यस सर। अब क्या यस किया, सर। इसने इतना चेंज कर दिया, तो जो अपनी मेन एक सेंट्रल रेपो थी, मैं एक सेंट्रल रेपो बना रहा हूं यहाँ पे, ये अपनी एक सेंट्रल रेपो है, ठीक है। क्या होगा यार स्पेलिंग, अब क्या होगा जब इसने ये चेंजेस पुश कर दिए, तो यहाँ से ये वाले चेंजेस तो सारे चले जाएंगे इसमें, ठीक है। यहाँ पे पुश हो गया ये, ठीक है। अब क्या हुआ, प्रियम अपने कोड में चेंज कर रहा है, ये सेम मैं कॉपी करके यहाँ पे कर दूं। प्रियम ने सपोज कुछ चेंजेस किए एंड उसने भी सेम सपोज यहाँ पे किया, चेंज नेवर चेंज होम पेज, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? तो क्या करेगा इसने, प्रियम ने इनिशियली जो क्लोन कर रखा था दोनों साथ साथ में, अब उसने क्या ऐड कमिट पुश करने का ट्राई किया। तो ये जो पुश करने का इसने जो ट्राई किया यहाँ पे, इसमें कलर चेंज होता है क्या रोहित कहीं से टेक्स्ट का? रोहित है कि गया? नहीं, कलर नहीं चेंज होता है, टेक्स्ट का नहीं होता। ठीक है, तो जैसे मैं ये बोल्ड कर दे रहा हूँ, सारा बोल्ड हो गया क्या? अबे यार, ये जो थर्ड कमांड है, स्पेस दे देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। जब तुम ये पुश करोगे तो तुम्हारी क्या होगी, एक कॉन्फ्लिक्ट, मतलब एक एरर आएगी। अब मुझे कोई बता सकता है वो एरर क्यों आएगी? कोई भी सिंपल लॉजिक से मुझे बता सकता है कि वो एरर क्यों आएगी? क्योंकि सर पहले से वो एक कोड है, वो कोड है मतलब। क्योंकि सर इनिशियल फाइल सेम नहीं रह गई जो ये ऐड करना चाह रहे हैं। एग्जैक्टली तो क्या हुआ, जैसे इसने जब पुश किया ना, तो यहाँ पे कुछ और पीस ऑफ कोड ऐड हो गया, लेकिन वो पीस ऑफ कोड इसकी फाइल में नहीं है। अब जब यहाँ से ये पुश करने का ट्राई करेगा तो ये देखेगा कि यहाँ वाले जो चेंजेस हैं वो इसमें है ही नहीं, तो इस वजह से उसमें इश्यूज, क्या बोलते हैं, एरर्स क्रिएट करेगा। तो अब पुश करने से पहले हर एक को क्या करना पड़ेगा, इस प्रियम को क्या करना पड़ेगा, सिंपली यहाँ पे जो चेंजेस हैं उनको यहाँ पे आके उसको क्या करना है, पुल करना है। इतना समझ में आया? जब उसने पुल कर लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, न्यू चेंजेस रिसीव्ड, ठीक है। यहाँ पे ये न्यू चेंजेस आ गए उसके पास, उसकी फाइल में ये न्यू चेंजेस आ गए। इतना समझ में आया? अब जब ये न्यू चेंजेस आ गए और उसके बाद वो जब पुश करेगा तो यहाँ से सक्सेसफुली पुश हो जाएगा ये। क्लियर हुआ है यहाँ तक किसी को? सबको क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। ठीक है, अब पुल की जो कमांड थी वो क्या थी, कमांड यहाँ पे लिख देता हूं मैं आगे,
git pull pull origin origin master। ठीक है, इतना समझ में आ गया ये? किसी को कोई डाउट ये पूरे चीज में कि क्यों कैसा करना है मुझे? नो सर। समझ में आ गया ना कैसे हो रही हैं चीजें? सर एक वो क्वेश्चन है सर। हाँ हाँ सर कमिट करने के बाद पुल करना है या फिर पहले वो पुल कर सकते हैं? कमिट करने के पहले भी पुल कर सकते हो। हाँ ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। अगर जैसे तुमने बाद में पुल कर लिया तो तुम्हारे उसमें चेंजेस होंगे तो फिर से तुम ऐड कमिट करके फिर पुश कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है उसमें। ओके सर, तो मतलब सर पहले पुल कर लिया जाए वो बेटर रहेगा ना? हाँ वो बेटर रहेगा और वही बेस्ट अप्रोच होती है। बट अगर तुमने कर लिया है जैसे बाद में, अगर जैसे ऐड कमिट करने के बाद पुल किया है तो कोई इश्यू नहीं है, फिर से ऐड कमिट कर लो। ओके सर, ओके सर। इन केस अगर तुमसे गलती हो जाती है। वरना वैसे सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होता है, जब 2-3 लोग काम कर रहे हो तो जब भी तुम्हारे ऐसी स्टेज आएगी तुम्हें कोड अपना पुश करना है तो तुम्हें सबसे पहले ये करना चाहिए कि गेट पुल करना चाहिए। सपोज किसी और ने पुश किया है तो जब पुल कर लोगे तुम, उसके बाद में अपना ऐड कमिट करके अपना पुश करो और अपना जो भी तुम्हारे व्हाट्सएप वगैरह कैसे भी जो ग्रुप होगा उसमें बता दो बच्चों को कि हाँ मैंने पुश किया है, तो बाकी लोग पुल कर लेना। सिंपल। ओके सर। ठीक है, ये वाला फंडा समझ में आया पुश पुल का? सिंपल। यस सर। अब एक चीज और आती है, जैसे तुम्हें डेमो में दिखाया था कैसे आकाश ने और रोहित ने दिखाया था तुम्हें, क्या मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आए थे कुछ। ठीक है, जिसमें क्या बताना, सपोज ग्राफिका में ही तुमने एक ही पेज में सपोज 2-3 लोगों ने सेम ही कोड कर दिया, मतलब सेम ही जगह पे, तो क्या होगा कि इसका भी कुछ कोड, अब जैसे जब तुम पुल करोगे ना, जैसे यहाँ पे हम पुल कर रहे थे ना वो वाला कोड लेने के लिए, इनिशियल प्रोसेस तो पूरी सेम रहेगी। जब तुम पुल करोगे ये वाला कोड लेने के लिए तो क्या होगा, ये जो न्यू चेंजेस अराइव्ड है ना, यहाँ पे तुम्हारे 2 स्टेजेस बन जाएंगे आफ्टर पुल। ठीक है, जब तुमने ये पुल ले लिया तो तुम्हारे क्या हो गए, यहाँ पे 2 स्टेज बन जाएंगे। कैसे करके, एक ये स्टेज हो जाएगा, इसमें क्या होगा कि सेम चेंजेस, मतलब एक ही जगह पे दोनों के चेंजेस होंगे। अगर समझ गए तो क्या होगा, मर्ज कॉन्फ्लिक्ट की एरर आती है यहाँ पे। कौन सी एरर आती है? मर्ज कॉन्फ्लिक्ट मतलब जैसे जो भी चेंजेस थे वो उसको वो मर्ज कर रहा था तो क्या हुआ, एक के भी वहीं पे चेंजेस थे, दूसरे के भी वहीं पे चेंजेस थे। अब वो गिट और गिटहब को किसको क्या पता कि इसमें से मैं कौन से वाले लूं, गिट को क्या पता कि मैं इसमें से कौन से वाले लूं प्रायोरिटी, कौन से वाले सही हैं। तो तुम्हें क्या होता है, अपने कोड में जाके तुम्हारे पास वो होते हैं, 2 ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, इसके बाद एक ऑप्शन ये होता है कि तुम क्या बोलते हैं, एक्सेप्ट इनकमिंग चेंज कर लो। ठीक है, इनकमिंग चेंज मतलब जो दूसरे बंदे का चेंज है वो सही है, तुम्हें लगता है तुम्हारा गलत है या तुम्हें वो वाला रखना है, तो एक्सेप्ट इनकमिंग चेंज कर लो। ठीक है, और एक और होता है, वो क्या होता है, एक्सेप्ट करंट चेंज। करंट चेंजेस में क्या होगा, जो तुमने चेंज किए होंगे वो चेंज एक्सेप्ट हो जाएंगे, ये वाले वहां से रिमूव हो जाएंगे। एक और ऑप्शन होता है यहीं से, वो क्या होता है, एक्सेप्ट बोथ चेंजेस। ठीक है, बोथ चेंजेस में तुम दोनों के आ जाएंगे। जब तुम ये एक्सेप्ट कर लोगे उसके बाद तुम यहां से उठ के सिंपल ये वाला जो अपना कंट्रोल सी करके यहाँ पे जिसने भी किया है वो सिंपल ऐड कमिट करके कमिट में मैसेज चेंज कर देगा। ठीक है, और फिर पुश कर देगा। क्लियर हुआ यहाँ तक ये कॉन्फ्लिक्ट वाली चीज? हाँ हाँ यस सर। सर वो अगर 3-4 लोगों ने किया तो 3-4 ऑप्शन दिखाएगा वो? नहीं, 3-4 ऑप्शन नहीं दिखाएगा। हाँ, यहाँ पे इनकमिंग में अलग अलग सारे कोड दिखाएगा, जो भी इनकमिंग होगा। करंट में तुम्हारा कोड दिखाएगा एंड बोथ में दोनों के चेंजेस एक्सेप्ट हो जाएंगे। मतलब तो अगर उसने इनकमिंग चेंज मतलब अगर उसने इनकमिंग मतलब अपना वाला रखा तो दूसरे का डिलीट हो जाएगा? हाँ, दूसरे का वहां से हट जाएगा उस टाइम पे। और सर फिर मतलब अगर कोई जो दूसरा कर रहा है उसने कुछ और सेलेक्ट कर लिया और इसने कुछ और सेलेक्ट कर लिया तो? हर एक के केस में यही होगा ना,
सिलेक्ट कैसे कर लिया, मतलब हर एक के केस में यही होगा। अब जैसे तू है, तूने क्या किया, सपोज इनकमिंग को हटा दिया, ठीक है, इनकमिंग को हटा दिया और करंट को पुश कर दिया। अब दूसरा बंदा आएगा, क्या करेगा, ऐड, उसने भी कुछ चेंजेस किए होंगे। सपोज तूने ये सब किया, प्रियम ने, तो उमंग ने भी कुछ चेंजेस किए होंगे, ऐड कमिट उसने किया, उसके बाद क्या हुआ, उसको न्यू चेंज का नोटिफिकेशन आ जाएगा कि तुझे पुल करना है। अब तुझे पुल करना है, तो जैसे ही तू पुल करेगा तो उसके बाद भी सेम ऑप्शंस आएंगे, समझ रहा है? तो यस सर। वो भी देख लेगा कि कौन सा वाला उसको रखना है। ओके सर, ओके सर, यस सर। क्लियर हुआ यहाँ तक का सेम फंडा कैसे होगा ये पूरा? यस सर। यस सर। अब जैसे तुम क्या बोलते हैं, ग्राफिका का जल्दी से 44 हो गया है, बस 2 मिनट और। हाँ, तो जैसे ग्राफिका का एग्जांपल लूं, तो जैसे जब सपोज तुम 2-3 लोग काम करोगे, तो सबसे पहले तुम कोई भी एक बंदा रेपो बनाना अपना, फिर उन बाकी दोनों को एक्सेस देना, फिर वो क्लोन करेंगे। अब क्या होगा, सबकी एक सेंट्रल रेपो तो होगी, तुम्हारा कोई व्हाट्सएप या फेसबुक जो भी ग्रुप होगा जहाँ पे तुम तीनों मिलके बातें करते होगे कि ये काम मैं कर रहा हूँ, ये काम तू कर रहा है। तो ऐसे ही करके सब अपना अपना इंडिविजुअली काम करेंगे एंड पुश किया करेंगे। और फिर क्या करोगे, जब पुश कर रहे होगे उससे पहले सबसे पहले सब क्या किया करेंगे, पुल किया करेंगे। समझ में आई यहाँ तक चीजें, ताकि इश्यूज ना हो। और सब ट्राई करना है कि सब अलग अलग फील्ड, अलग अलग पेजेस, अलग अलग चीजों पे काम करें, ताकि मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स ना आए। इन केस अगर मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आ भी जाते हैं, तो तुम्हें पता होगा कि कौन से वाले रखने हैं। लाइक मुझे पता है कि ये वाला गलत है, ये वाला मुझे नहीं चाहिए, ये वाला चाहिए, तो वहां पे तुम देख सकते हो, वरना दोनों चाहिए तो दोनों को रख सकते हो। फिर उसके बाद फिर से ऐड कमिट पुश कर दोगे, तो फिर सेम सेम प्रोसेस, सेंट्रल रेपो का कोड अपडेट हो गया, फिर बाकी लोग फिर से ये चीज करने लग जाएंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक? यस सर। यस सर। ठीक है, तो आई गेस ऋषभ, आकाश, तुम लोग मूव ऑन कर सकते हो। आकाश, अगर 10 मिनट बचे हैं तो इनको वो वाला कोड दिखा दे। मेरे हिसाब से तुम लोग अभी 1 बजे से तुम्हारा कुछ है ना एनएसएस का? कितने लोगों को जाना है उसमें? 15 मिनट है अभी अपने पास। कौन सा हैंड कोड रेज कर दिखा? दो जिनको जाना है। सर, हम जैसे अभी तक HTML CSS में नहीं जितना तो भी हुआ ना, तो अगर हमने एक कोड एक लिखा काम है जिसको करते हम हैं, थोड़ा सा ब्रेक डाउन करेंगे कोड में, ताकि इनको समझ आ जाए कि हमने क्या चीज़ कैसे यूज़ करी है। तो 15 मिनट में से कोड का ब्रेक डाउन होगा कि कहाँ पे हमने क्या चीज़ यूज़ करी है, जो हमने समझाया था अभी तक। अच्छा 2 मिनट रुक, मेरे को कोड देखने दो। मोस्टली लोग देख लो कितने लोग हैं। हाँ एक वैसे लोग जा चुके हैं, वो वाला पॉइंट है। हाँ अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ लो। ये चीज़ अगर दिखानी है तो अगली बार दिखा सकते हैं, हाँ, नेक्स्ट टाइम वरना दिखा सकते। आई गेस अगर तुमको 1 बजे से जाना है तो तुम लोग मतलब जिसको जाना है वो इनफैक्ट 15 मिनट का रेस्ट ले लो। बाकी क्या कहते हैं, जो डाउट्स हैं वो पूछ लो। उमंग कुछ पूछ रहा था ना, उमंग को कुछ पूछना था क्लास के लास्ट में। हाँ ऐसा कोई एक्सटेंशन है जो VS कोड पे ऑटोमेटिकली पुल करे? क्या चाहते हो भाई? सर अभी आपने VS कोड में कोई एक्सटेंशन बताया था ना सर, उस वक्त थोड़ा सा हाँ मैं देखो डिस्कनेक्ट हो गया था, वो कौन सा था? ऋषभ, एक बार गिट अपनी लेंस। स्क्रीन शेयर करके एक्सटेंशन दिखा दे। कोई कोड दिखा दे जिसमें एक से ज़्यादा ने वर्क किया। वहाँ पे बेसिकली वहाँ पे नाम आ जाएगा किस बंदे ने कौन सा कोड किया है, ठीक है? स्क्रीन शेयर कर ले भाई ऋषभ। करता हूँ 2 मिनट। हाँ तो तुम बेसिकली गिटअप पे जाना, मैं तो वो एक्सटेंशन यूज़ नहीं करता, मतलब स्पेशल केस समझ लो, ज़रूरत नहीं पड़ती। बट तो देखो यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है मेरी। यस सर, दिख रही है। तो यहाँ पे तुम लोगों को गिट लेंस दिख रहा है, ये तुमको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद ये थोड़ा सा एक ब्राउज़र ओपन करेगा, मतलब यहाँ पे एक पॉपअप ओपन होगा जिसके अंदर तुम्हें गिटअप से ऑथराइज़ करना पड़ता है इस चीज़ को अपनी ही प्रोफाइल से। तुम एक बार Gitlens। अनइंस्टॉल करके या इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। अभी इंस्टॉल करेंगे। ओके, मेरे वाले में ये पहले से ही हो रखा है ऑथराइज, तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी बस शायद बार बार। बाकी तुम्हें अब कुछ खोल के दिखाते हैं। कौन सी पे हमने बहुत सारे लोगों ने काम किया था?
याद हो तो आकाश। मतलब कोई भी दिखा दे, ओएसएस वाली कोई भी दिखा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, कोड थोड़ी कुछ कर लेंगे वो लोग, बाकी कुछ दिनों में शायद। रिकॉर्डिंग ऑफ कर सकते हैं भाई गेस। हाँ रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं, क्लास तो हो गई।